हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 121 अब्रम का कंसर्न। नियति की जिद देखकर और उसे अब्रम से आर्ग्यूमेंट करते देखकर पाइथन, जगुआ और टाइगर तीनों ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वही आस्था उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने नियति को देखते हुए मन में कहा, आज नियति बिल्कुल एक पतिव्रता पत्नी लग रही है। जिस तरह वो साहब से हक से बात कर रही है, एक पत्नी ही अपने पति पर इतना हक जताती है। देर से ही सही पर नियति ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। हे भगवान, नियति और साहब की जोड़ी को हमेशा सलामत रखना, उन्हें किसी की नज़र मत लगने देना। आस्था ने दोनों के लिए मन में ही प्रार्थना करते हुए अपनी नज़रों से ही उनकी बलाएं ले ली। वही टाइगर ने नियति को देखते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा, आज पहली बार मैं किसी को बीस्ट पर हुक्म चलाते देख रहा हूँ। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? जैगुआ ने उसके हाथ पर धीरे से पिंच करते हुए कहा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तेरी, उनसे देखकर भी यकीन नहीं हो रहा तो बेहतर होगा तू अपनी आंखें दान कर दे। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसकी बात सुनकर उसके हाथ को घूरा तो जैगुआ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वही पाइथन ने नियति को देखते हुए कहा, मैंने सही सुना था, शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं। आज देख भी लिया, किसी की हिम्मत नहीं होती बीस्ट के सामने उनसे नजरें मिलाकर बात करने की, और यहाँ क्वीन वो तो उनके ऊपर हुक्म चला रही है। आप तो कमाल है क्वीन, अब फाइनली हमारे बीस्ट पर भी कोई हुक्म चलाएगा। ये कहते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। वही उसकी बात सुनकर टाइगर और जैगुआ दोनों ही उससे तिरछी नजरों से देखने लगे। तभी अब्रम ने नियति को जिद पर अड़े देखकर अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, ओके फाइन। उसने ये इतनी जोर से कहा था कि सभी उसकी तेज आवाज सुनकर चौंक गए थे। नियति तो डर ही गई थी। अब्रम अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुक गया और नियति को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, भूखे रहना है रहो, पर टर्टल तुम्हें ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये मेरा डिसीजन है जिसे तुम कभी बदल नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जाने लगा। तभी एक कदम आगे बढ़कर वो रुक गया और पीछे मुड़कर उसने नियति को देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें भूखे रहने का। आस्था आंटी, ध्यान रहे टर्टल को एक भी टाइम का खाना नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर वो चला गया। वही उसकी बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखते रह गए। नियति के तो होश उड़ गए थे। जहां उसे लग रहा था कि वो अब्रम को मना लेगी, पर अब उसकी बात सुनकर उसकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। उसने एक हाथ अपने पेट पर रखा और मुंह बनाते हुए खुद से बोली, क्या जरूरत थी नियति तुम्हें भूख हड़ताल करने की? अब देखो, इस बागर बिल्ले ने सचमुच तुम्हारा खाना पीना बंद कर दिया। अब कैसे रहोगी तुम भूखी? कहीं तुम भूख से तड़प तड़प कर मर न जाओ। ऐसे भगवान सभी पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, पर हमने तो कुल्हाड़ी को ही पैर पर मार लिया है। अब क्या होगा? वो तो इतना गुस्सा होकर गए हैं। बोलते हुए नियति ने उस तरफ देखा जिस रास्ते से अब्रम गया था। उस वे में देखते हुए आगे बोली, हमने कौन सी खजाना मांग लिया था, बस ट्रिप पर जाने की परमिशन ही तो मांगी थी, वो भी उनसे दी नहीं गई। कंजूस आदमी, खुद को समझते क्या है ये? मना करने तक तो ठीक था, पर हमारा खाना क्यों बंद कर दिया? उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर नियति उठी और पैर पटकते हुए वो भी चली गई। उसके जाते ही टाइगर और जैगुआ दोनों ने पाइथन को देखा तो पाइथन उनसे नजरें चुराते हुए बोला, मैंने जो कहा वो आम लोगों के लिए कहा था। हमारे बीस्ट आम लोगों में से थोड़ी ना है, वो तो बीस्ट है। ऐसे कैसे क्वीन की बातों में आ जाएंगे और उनकी सारी डिमांड पूरी कर देंगे? क्वीन उनकी वाइफ है, पर इस रिश्ते में चलेगी तो सिर्फ बीस्ट की ही। ये कहकर वो उठकर चला गया। टाइगर ने अपनी प्लेट में चम्मच रख कर कहा, क्वीन का कितना मन है ट्रिप पर जाने का, बीस्ट को उन्हें मना नहीं करना चाहिए था। देखा नहीं क्वीन कितनी उदास होकर गई है। बेचारी क्वीन, पता नहीं कैसे हमारे बीस्ट को झेलेंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जाने लगा। तभी जैगुआ की बात सुनकर वो रुक गया। जैगुआ ने उसकी बात पर उसे टोंट मारते हुए कहा, क्वीन बीस्ट को वैसे ही झेलेंगी जैसे मैं तुझे झेल रहा हूँ। टाइगर ने उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखा, पर उसके घूरने का जैगुआ पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसे देखकर फिक्स स्माइल करते हुए चला गया। उसे जाते हुए देखकर टाइगर ने खुद से कहा, ये नहीं सुधरेगा। वहीं नियति जब रूम में आई तो अब्रम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो उसे एक नज़र देखकर क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। कुछ देर में वो भी चेंज करके बाहर आई। तब अब्रम अपने ब्लेजर को मिरर के सामने खड़ा ठीक कर रहा था। नियति ने उसे तिरछी नजरों से देखा और खुद में ही बदबदाते हुए बोली, हमारी इतनी सी बात पर भी इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे हमने उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कह दी हो। पता नहीं शिवजी ने भी कैसे इंसान को हमारा पति बना दिया है। सॉरी, इंसान नहीं, जानवर को। खुद से बात करते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपनी बुक्स लेकर जाने लगी। अब्रम ने उसे तिरछी नज़र से देखा और कमांडिंग टोन में कहा, स्टॉप टर्टल। उसकी आवाज़ सुनकर नियति रुक गई। वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। अब्रम आंखों में देखते हुए उसके पास आया। नियति उसे नाराजगी से देख रही थी, पर अब्रम की आंखों में वो ज्यादा देर तक नहीं देख पाए और उसने पलकें झुका ली। अब्रम उसके सामने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाले खड़ा था। वो नियति को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे।
वहीं नियति खुद से सोचती हुए खुद से बोली, अब हमने क्या कर दिया? ऑलरेडी एक सजा मिल गई है, कहीं ये हमें फिर से कोई सजा तो नहीं देने वाले। खुद से बात करते हुए वो अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। वहीं अभ्रम ने बिना कुछ कहे उसे कंधे से पकड़कर घुमा दिया। नियति ने आज पर्पल कलर का अनारकली सूट पहना था। वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर जल्दबाजी की वजह से वो अपनी ड्रेस की डोरी बांधना ही भूल गई थी। उसकी ड्रेस का गला डीप था, जिसकी वजह से उसकी गोरी पीठ दिख रही थी। अभ्रम ने धीरे से उसकी डोरी को पकड़ा और बांधने लगा। ये महसूस कर कि वो उसकी ड्रेस की खुली हुई डोरी बांध रहा है, नियति के होठों पर न चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, कुछ भी कहो, बागर बिल्ला केयरिंग तो हैं। इनका गुस्सा एक तरफ और इनकी परवाह एक तरफ एक। उसकी डोरी बांधकर अभ्रम ने उसके बंधे बालों को खोल दिया और नियति के बालों से उसकी खुली पीठ ढक गई। नियति पीछे मुड़ी और अभ्रम को देखने लगी। उसे लग रहा था अभ्रम उससे कुछ कहेगा, शायद वो उसकी सजा माफ कर देगा और उसे खाने की परमिशन भी दे देगा। यही सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी, पर उसकी सोच और उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अभ्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे एक नज़र देखकर चला गया। उसे जाते देखकर नियति का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते में बोली, एटीट्यूड, एटीट्यूड तो इनके रोम रोम से झलकता है, उद्धरण चिन्ह। और फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। नियति कॉलेज आ गई और अभ्रम ऑफिस चला गया। दोनों ही अपने काम और पढ़ाई में बिजी रहे, पर उनके जहन में एक दूसरे का ही ख्याल चल रहा था। अभ्रम की उंगलियां अचानक से लैपटॉप पर चलते हुए रुक गई और उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैंने टर्टल के साथ सही किया? पर मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। जब कॉलेज में उसके साथ इतना कुछ हो गया तो ट्रिप पर न जाने क्या ही होगा। इसका तो टर्टल को अंदाजा भी नहीं है। वो बेकार की जिद कर रही है। वो इतनी नादान है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कब उसके साथ रहने वाले लोग ही उसके दुश्मन बन गए। इसीलिए मुझे खुद ही उसका ख्याल रखना होगा। अभ्रम खुद से ही बात करते हुए कंफ्यूज था। उसे मिक्स फीलिंग आ रही थी। उसे नियति को डांटना बुरा लगने लग रहा था, पर वो उसकी परवाह करता था, पर उसकी परवाह ही नियति की पैरों की बेड़ियां बन गई थी। अभ्रम ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख लिया और अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए कहा, क्या टर्टल ने खाना खाया होगा? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? ये कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और नियति का नंबर डायल किया। फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया और खुद से कहा, नहीं, अगर मैंने उसे कॉल किया तो वो जिद करेगी। मुझे उसकी जिद खत्म करनी है। मैं उसे कॉल नहीं करूँगा, मैं शाम को ही उससे बात करूँगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो फिर से अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ नियति अपनी क्लासेस लेने के बाद हाथ में पड़े फ़ोन को घूर घूर कर देख रही थी। उसे अभ्रम की कॉल का इंतजार था। जब काफ़ी देर तक उसका फ़ोन रिंग नहीं हुआ तो उसने अपना फ़ोन बेंच पर पटकते हुए कहा, जब कॉल करनी नहीं होती उन्हें तो उन्होंने हमें फ़ोन दिया ही क्यों? एक तो सुबह से हम भूखे हैं, हमारे पेट में चूहे, हाथी, बिल्ली, कुत्ते सब भूख से मर रहे हैं और उन्हें हमारी परवाह नहीं। सुबह हमने जो भी कहा वो गलत था। वो हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो सिर्फ अपने मन की करते हैं। कितने खड़ूस हैं वो, नियति ने झुंझला कर कहा। वो अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नियति ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो सोना को देखकर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। सोना उसके सामने आकर उसके बगल बैठते हुए बोली, क्या हुआ नियति, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें ट्रिप पर जाने की परमिशन मिली? उसकी बात पर नियति ने मुंह बना लिया और पलके झुकाते हुए बोली, नहीं मिली। हमारे घर वाले हमें ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे। उसकी बात सुनकर सोना का मुंह बन गया और उसने उदासी के साथ कहा, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? पहले तुम और अब सुमित, उसका भी कुछ आता पता नहीं है, पता नहीं वो भी जाएगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उससे कहा, क्यों सुमित, क्यों नहीं जाएगा? तुमने तो कहा था वो हर साल जाता है, फिर इस बार क्यों नहीं जाएगा? सोना बोली, पता नहीं वो जाएगा या नहीं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, 2 दिन से उससे कोई बात नहीं हुई। अब जब तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगी जाकर? जैसे ही सोना ने ये कहा उसके फ्रेंड्स वहां आ गई और वो सभी ट्रिप पर जाने की बात करने लगे। नियति भी उनके साथ घुल मिल गई। शाम का समय जब अभ्रम विला आया तो उसे नियति रूम में कहीं नहीं दिखी। उसे न देखकर अभ्रम को उसकी चिंता होने लगी। वो फ्रेश होने के बाद नियति को ढूंढते हुए किचन में आया तो देखा नियति आस्था के साथ मिलकर खाना बना रही है। आस्था से बात करते टाइम उसके होठों पर स्माइल थी। उसे मुस्कुराते देखकर अभ्रम को अच्छा लग रहा था। जैसे ही नियति की नज़र उस पर गई, अभ्रम ने अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहा, आस्था आंटी, क्या टर्टल ने छुपकर खाना खाया है? ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो मुंह बनाकर बोली, बागर बिल्ले, आप खुद को समझते क्या है? आपने हमें ना खाने की सजा दी है तो हम खाना क्यों खाएंगे? आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम छुपकर खाना खाएंगे? हम कोई भी काम छुपकर नहीं करते, जो करते हैं खुलकर सामने करते हैं।
अब्रम जो चाहता था वही हुआ। उसके टीज करने पर नियति भड़क उठी थी और उसके कान जो नियति की आवाज सुनने के लिए तरस गए थे, उन्हें नियति की आवाज सुनकर अब सुकून मिल रहा था। अब्रम के होठों पर न दिखने वाली स्माइल आ गई, पर फिर उसने नियति को इग्नोर किया और आस्था से कहा, आंटी मेरा खाना लगाया, आज मुझे बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अब्रम ने ये जानबूझकर कहा था। वो नियति को चिढ़ाना चाहता था और उसकी बात सुनकर वो चिढ़ भी गई थी। उसे घूरते हुए नियति खुद से ही मन में बोली, सुबह से भूखे हम हैं और भूख इन्हें लगी है। अब्रम के होठों पर न दिखने वाली स्माइल आ गई, पर फिर उसने नियति को इग्नोर किया और आस्था से कहा, आंटी मेरा खाना लगाया, आज मुझे बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अब्रम ने ये जानबूझकर कहा था। वो नियति को चिढ़ाना चाहता था और उसकी बात सुनकर वो चिढ़ भी गई थी। उसे घूरते हुए नियति खुद से ही मन में बोली, सुबह से भूखे हम हैं और भूख इन्हें लगी है। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसे इग्नोर किया और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। उसने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सजाया और फिर एक नज़र खाने को देखकर जाने लगी। हालांकि उसका मन नहीं था जाने का, खाने को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई थी। उसने अपना एक हाथ पेट पर रख लिया तो उसके पेट से गुड गुड की आवाज आने लगी और उसके मुंह में पानी भर आया। नियति की नजर रह रहकर खाने की ओर चली जा रही थी, इसीलिए उसने वहां से चले जाना ही सही समझा। अभी वो कुछ कदम चली ही थी, उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपने हाथ में एक खिंचाव महसूस किया और पलटकर अपने हाथ को देखा। उसके नाजुक हाथ को किसी ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। नियति की नजरें उसके हाथ से होते हुए उसके चेहरे पर गई, जो पूरे हक के साथ उसके सामने उसका हाथ पकड़े खड़ा था। अब्रम को देखकर उसने अपनी पलकें झुका ली और खुद से ही मन में बोली, हमें कितनी भूख लगी है और बाघ और बिल्ली ने हमें एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा और हमें सजा देने के लिए तैयार खड़े हैं। नियति ने अब्रम को देखकर खुद से ही अस्यूम कर लिया था कि वो उसे सजा देने वाला है। वहीं अब्रम उसका हाथ पकड़े उसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास आया और जेंटलमैन की तरह उसने नियति के लिए चेयर खींची। नियति उसे ये सब करते हुए खामोशी से देख रही थी। अब्रम ने उसे कंधे से पकड़ उसे चेयर पर बिठाया तो नियति ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो अब्रम ने कहा, खाना खाओ टर्टल। ये सुनते ही नियति खुश हो गई। उसके चेहरे की खुशी अब्रम भी देख पा रहा था, पर फिर नियति ने जल्दी से अपने होठों पर बिखरी मुस्कान को छुपा लिया और धीरे से प्लेट सरका दी। ये देखकर अब्रम ने उसकी चेयर को अपने पास खींच लिया। नियति एकदम से चौंक गई, वो उसे हैरानी से देखे जा रही थी। चेयर खींचने से वो अब्रम के बहुत पास आ गई थी। तभी अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल खाना खाओ। ये सुन नियति उसे देखते हुए मन में बोली, हम नहीं खाएंगे, आपने हमें सुबह से भूखा रखा है। अब पहले आप हमें मनाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वो अब्रम की आंखों में देखते हुए खुद से ही बात कर रही थी। तभी अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें मनाऊंगा तो भूल जाओ टर्टल, मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा। मेरे पास बहुत काम है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो। अब्रम अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नियति ने कहा, नहीं, हम खाएंगे, खाएंगे हम खाना। ये सुनकर अब्रम ने उसके गाल पर एक हाथ रखकर उसके गाल को थपथपा कर कहा, गुड टर्टल। नियति ने भी उसे एक फीकी सी स्माइल दी और खाने को देखा। खाने को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो सब कुछ भूलकर खाने पर टूट पड़ी। अब्रम ने जैसे ही डिश उठानी चाही, नियति ने लपक कर उसके उठाने से पहले ही डिश को अपने हाथ में ले लिया। अब्रम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसे होली से मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसने पराठों की प्लेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो नियति ने इस बार भी उससे पहले ही प्लेट उठा ली। अब्रम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नियति अपनी ही धुन में हर बार यही कर रही थी, अब्रम से पहले खुद ही सब ले रही थी। थक हार कर अब्रम दोनों हाथ बांध कर बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। नियति अपनी ही धुन में खाए जा रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़र अब्रम पर गई और वो उसे देखकर रुक गई। नियति के मुंह में खाना भरा था, वो देखने में वो बहुत फनी लग रही थी। उसके फूले हुए गाल गोलगप्पे जैसे लग रहे थे। अब्रम उसे अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। वहीं नियति उसे खुद को ऐसे देखते देखकर अनकंफर्टेबल हो गई और उसके गले में खाना फंस गया। वो हिचकी लेने लगी। अब्रम ने उसे हिचकी लेते देखकर उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। नियति ने उसे देखते हुए पानी का ग्लास लेने के लिए उसकी ओर अपना एक हाथ बढ़ाया, पर तभी अब्रम खुद ही उसे पानी पिलाने लगा। उसने पानी पीकर गहरी सांस ली और अब्रम की तरफ देख बोली, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अब्रम ने शालीनता से कहा, तुम खाओ, जब तुमसे बच जाएगा तब मैं खा लूंगा। उसकी बात पर नियति उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देखने लगी और उसे देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हम बहुत खाते हैं। अब्रम ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, ये तुम खुद ही कह रही हो। नियति बोली, आपने कहा नहीं, पर आपके कहने का यही मतलब तो था।
उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसे बीच में रोकते हुए बोला, टर्टल अपना खाना फिनिश करो, इससे पहले कि खाना तुम्हें देखकर सुसाइड कर ले। ये सुन नियति चौंक कर बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब्रम उसे देखते हुए खुद से बोला, तुम्हारे जैसी। सच कहते हैं अगर किसी साथ रहो तो उसकी संगति का असर हो ही जाता है, जैसे मुझ पर तुम्हारी संगति का हो गया। पता नहीं मैं भी आजकल क्या क्या बोलने लगा हूँ। उसके हिलते होठों को देखकर नियति बोली, आपने कुछ कहा? अब्रम ने कहा, खाना तुम्हें याद कर रहा है टर्टल, उसे खा लो। नियति ने उसे मुंह बनाकर देखा और खाने लगी। वो बीच बीच में अब्रम को एक नज़र देख लेती और उससे नजरें मिलते ही जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती। नियति अपना खाना फिनिश कर उठकर जाने लगी। तभी कुछ सोचकर वो रुक गई और वापस आकर उसने अब्रम के हाथ से प्लेट लेकर उसकी प्लेट खुद लगाने लगी। अब्रम ध्यान से उसे देख रहा था, वही नियति बिना उसकी तरफ देखे प्लेट लगा रही थी। फिर उसने प्लेट अब्रम के सामने रखा और बिना उसकी तरफ देखे बोली, खाना खा लेना आप, कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। ये कहकर वो जाने लगी। तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, आपने हमें रोका क्यों? वहीं अब्रम ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए उसे चेयर पर वापस बिठा दिया और फिर उसे देखते हुए ही अब्रम ने कहा, मुझे तुम चाहिए? उद्धरण चिन्ह। नियति ने पूछा, क्या? अब्रम ने कहा, तुम। ये सुन नियति उसे देखते हुए खुद से मन में बोली, ये बागर बिल्ले का दिमाग खराब हो गया है क्या? हम तो इन्हीं के साथ रहते हैं, फिर ये कैसी बातें कर रहे हैं? नियति अभी सोच ही रही थी कि उतने में ही अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो टर्टल, जो भी दिमाग है खत्म हो जाएगा। नियति को अब्रम की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए हैरानी के साथ कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? अब्रम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे खाना खिलाओ। ये सुनते ही नियति की बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। अब्रम ने उसकी चमकती आंखों में अपना चेहरा देखते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। नियति ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे खिलाने लगी। खाना खाते हुए पूरे टाइम अब्रम उसके हसीन मासूम चेहरे को देखता रहा, जितना वो उसे देखता उसे नियति पर उतना ही प्यार आता। वहीं नियति उसे मन ही मन सुनाते हुए खिला रही थी। खाने के बाद अब्रम अपने रूम में आया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और स्मोकिंग करने लगा। वहीं जब नियति रूम में आई तो अब्रम को एक नज़र देखकर वो बेड की तरफ जाने लगी। तभी उसके कानों में अब्रम की आवाज़ गई और उसके बेड के पास जाते कदम रुक गए। उसने मुंह लटका लिया और खुद से बोली, अब क्या चाहिए इस बागर बिल्ले को? भूखे हम रहे फिर भी खाना उन्हें हमने खिलाया। ट्रिप पर हमारा जाना कैंसिल हुआ, इतना सब कुछ हम सह रहे हैं और एक ये है कि खड़ूस आदमी सुधरने को तैयार नहीं है। खुद से बात करते हुए वो बालकनी में आ गई थी और अब्रम के पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। तभी अचानक से अब्रम ने पीछे देखे बिना ही नियति का हाथ पकड़कर उसे सामने करते हुए अपनी बाहों में कैद कर लिया। नियति उसकी बाहों में बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रही थी और अब्रम उसे अपनी बाहों में गिरफ्त किए हुए ही उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, टर्टल तुम मुझसे नाराज हो? ये सुनते ही नियति एकदम से शांत हो गई और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, हम क्यों नाराज होंगे आपसे? उसकी इस बात में भी उसकी नाराजगी झलक रही थी। अब्रम उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही बोला, टर्टल तुम जानती हो मैंने तुम्हें जाने से क्यों मना किया? नियति खामोशी से उसकी बात सुनने लगी। वही अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, टर्टल मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझे नहीं पता कब कौन कहाँ से वार करेगा। तुम्हें कॉलेज में अपनी पहचान छुपाने के लिए भी इसलिए कहा है मैंने। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता भी चले तुम मुझसे जुड़ी हो। तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मैंने तुम्हें ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं दी। तुम जहाँ जाना चाहती हो मुझे बताओ टर्टल, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति ने उसे तिरछी नजरों से देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आखिर कब तक हम ऐसी लाइफ जिएंगे? क्या कभी हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? आपको हमारी फिक्र है, आप हमारी इतनी केयर करते हैं, हमें ये देखकर अच्छा लगा। पर उसे बीच में रोकते हुए अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल मुझे तुम्हारी नहीं अपनी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे सुलाएगा कौन? ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गईं और वो जो उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब्रम उसकी चिंता करता है। पर उसकी बात सुनकर अचानक से नियति के जज्बात ही बदल गए थे। उसका मुंह बन गया था। उसका चेहरा जो थोड़ी देर पहले खिला हुआ था वो अब मुरझा गया था। अब्रम की आंखों में देखते हुए वो उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल तुम मेरी मर्जी के बिना मेरी कैद से आज़ाद भी नहीं हो सकती। ये कहकर उसने नियति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर रूम में चला गया। जहां एक तरफ अब्रम और नियति का रिश्ता खट्टी मिट्टी नोक झोंक के साथ मजबूत हो रहा था तो वहीं किसी की बुरी नज़र उनके रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रही थी।
वसुंधरा काफी देर से किसी को कॉल कर रही थी, पर बार बार नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। वसुंधरा ने गुस्से में फोन अपने कान पर से हटाया और फोन को घूरते हुए बोली, ये शीला और डॉक्टर दोनों मर गए हैं क्या? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। न उस पागल डॉक्टर का फोन लग रहा है न शीला का। रूम के एक हिस्से में अंधेरा था और उसी अंधेरे वाले हिस्से में एक आदमी खड़ा वसुंधरा की बात सुन रहा था। उसने वसुंधरा की बात पर कहा, रिलैक्स डार्लिंग, इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। वसुंधरा ने गुस्से में फोन अपने कान पर से हटाया और फोन को घूरते हुए बोली, ये शीला और डॉक्टर दोनों मर गए हैं क्या? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। न उस पागल डॉक्टर का फोन लग रहा है न शीला का। रूम के एक हिस्से में अंधेरा था और उसी अंधेरे वाले हिस्से में एक आदमी खड़ा वसुंधरा की बात सुन रहा था। उसने वसुंधरा की बात पर कहा, रिलैक्स डार्लिंग, इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। सो चिल, कॉल नहीं लग रही तो बाद में कर लेना। वसुंधरा गुस्से में पीछे मुड़ी और अंधेरे में खड़े आदमी को देखते हुए बोली, चिल करने का टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। समय रेत की तरह मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। इससे पहले मैं सब कुछ खो दूं, मुझे उसे अब्रम से दूर करना होगा। आज तक उसने मेरी कोई बात नहीं टाली। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब वो मुझसे बात किए बिना रहता हो। पर आज एक हफ्ता हो गया, पर अब्रम का एक कॉल भी नहीं आया। अब तुम ही बताओ मैं कैसे चिल करूं? क्या सालों की अपनी मेहनत को मैं आज ऐसे ही बर्बाद जाने दूं? वो आदमी अंधेरे में ही खड़ा होकर सिगार का धुआं उड़ाते हुए बोला, वसु डार्लिंग, सब्र का फल मीठा होता है और मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, बस सब्र रखने के लिए कह रहा हूँ। ताश के सारे पत्ते अभी खुले नहीं हैं और बाजी वो तो अभी भी हमारे हाथ में है। फिर इतना पैनिक क्यों हो रही हो? क्यों उसकी टेंशन लेकर खुद की तबीयत खराब कर रही हो? रिलैक्स करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। इस बात पर वसुंधरा उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अब्रम अब 6 साल का छोटा बच्चा नहीं रहा, वो 26 साल का हो गया है। हमें जल्द ही सब कुछ करना होगा। क्या सोचकर मैं इंडिया वापस आई थी, पर उस लड़की ने अचानक से अब्रम की लाइफ में आकर सब बदल दिया। उस आदमी ने वसुंधरा को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं बदला है, सब वैसा का वैसा ही है। बस फर्क है ये है कि अब तुम्हारी बहू आ गई है और हमेशा की तरह सास और बहू की नहीं बनती तो तुम्हारी कैसे बनेगी? इसलिए तुम उस लड़की को अब्रम की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वसुंधरा वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो आदमी वसुंधरा के पास आया और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पानी पियो और खुद को शांत करो। ठंडे दिमाग से बहुत कुछ किया जा सकता है। वसुंधरा ने उसे तिरछी नजरों से देखा और उसके हाथ में पानी लेकर पीने लगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज वो दिन था जब सभी ट्रिप पर जा रहे थे। नियति का जाना कैंसिल हो गया था, इसलिए कॉलेज भी नहीं गई थी और विला में ही अपने रूम में बैठी सोना से फोन पर बात कर रही थी। सोना ने कॉल पर उससे कहा, नियति क्या तुम सच में नहीं आओगी? नियति ने कहा, नहीं, आप सब जाए और खूब एंजॉय करिएगा, मुझे बस वहाँ की पिक्चर सेंड कर देना, मैं आप लोगों की पिक्चर देखकर ही खुश हो जाऊंगी। उसकी बात सुन सोना मुंह बनाकर बोली, नियति तुम्हारे और सुमित के बिना सब कितना बोरिंग होगा। मैंने सुमित से कहा था कम से कम वो तो आ जाए, पर उसे तेज फीवर था इसलिए वो भी नहीं आ रहा और तुम भी। कुछ ही दिनों में तुम्हारे साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है कि अब तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। उसकी इस बात पर नियति मुस्कुराते हुए बोली, सोना देखना तुम वहां जाकर बहुत एंजॉय करोगी, तुम मुझे कॉल कर लेना। नियति सोना से अभी कॉल पर बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र रूम के अंदर आ रहे हैं अब्रम पर गई। उसे देखते ही नियति अपनी भौहें सिकुड़कर मन में बोली, ये इन्हें क्या हो गया, आज इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गए? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। सोचते हुए उसकी नज़र घड़ी पर चली गई थी। वहीं कॉल के दूसरी तरफ से सोना उससे कुछ बोल रही थी, पर अब नियति का ध्यान उसकी बात पर नहीं था बल्कि अब्रम पर था। उसके रूम में आते ही नियति ने सोना से कहा, सोना तुम खूब एंजॉय करना और मुझे अपनी फोटोज भेजना मत भूलना। ओके बाय, पहुंचकर मुझे कॉल करना। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। नियति अब्रम से कुछ पूछती उससे पहले ही वो क्लोजेट रूम में चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके वापस रूम में आया तो नियति उसे काउच पर बैठी दिखी। उसके हाथ में मैगजीन थी और वो मैगजीन पढ़ रही थी। अब्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से मैगजीन लेकर उसे बंद करके टेबल पर रख दिया। ये होते ही नियति उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी अब्रम ने दोनों हाथ अपने ट्राउजर की जेब में रखते हुए उसे देखकर कहा, तुम बैठी क्यों हो, अपनी पैकिंग क्यों नहीं कर रही? ये सुनते ही उसकी आईब्रोज तन गई और वो अब्रम को देखते हुए खड़ी होकर बोली, हम पैकिंग क्यों करेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमें कहीं लेकर जा रहे हैं? अब्रम ने कहा, टर्टल में नहीं, तुम जा रही हो। नियति ने पूछा, हम जा रहे हैं, पर कहाँ? पर अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपने कॉलेज की ट्रिप। ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हम सच में ट्रिप पर जा रहे हैं? क्या आपने हमें जाने की परमिशन दे दी?
पर हमारा फॉर्म उस पर तो आपने साइन ही नहीं किया और हमने तो फॉर्म भी फेंक दिया और उसे सबमिट करने की डेट भी एक्सपायर हो गई। फिर हम कैसे ट्रिप पर जा सकते हैं? नियति के एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर अब्रम ने अचानक ही उसके बोलते होठों पर उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल बहुत बोलती हो तुम। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, सब हो गया है, तुम बस अपना सामान पैक करो। तुम्हारी बस 1 घंटे में मनाली के लिए निकलेगी, उससे पहले ही तुम्हें कॉलेज पहुंचना होगा। अब जाओ और अपना सामान पैक करो। अब्रम की ये बात उसे खुशी से भर गई थी। उसका कितना मन था जाने का और अब फाइनली वो ट्रिप पर जा भी रही थी, वो भी अब्रम की मर्जी से। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगी। अब्रम उसे देखते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था और उसका हाथ सोफे की पुष्ट पर फैला हुआ था। वो मुस्कुराती आंखों से नियति को अपना लगेज पैक करते हुए देख रहा था। उसकी नज़रें नियति के चेहरे पर ही थी, जहां उसे सिर्फ खुशी ही खुशी दिख रही थी। उसके इस डिसीजन से नियति कितनी खुश थी, तभी वो उसे देखते हुए कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर पहले जब वो अपने ऑफिस में था, अब्रम अपने फोन पर बात करते हुए केबिन से बाहर निकला और लिफ्ट की तरफ जाने लगा और कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने अपना फोन जेब में रख लिया। वो अभी लिफ्ट के पास जा ही रहा था कि इतने में ही किसी की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। उसने ध्यान से आवाज़ को सुना तो उसके ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय किसी से बात कर रहा था। अब्रम ने देखा तो विंडो से उसे केबिन के अंदर का नज़ारा दिख रहा था और दोनों लोगों की बातें भी सुनाई दे रही थी। एक आदमी चेयर पर बैठा था और दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा था। सामने खड़े आदमी ने चेयर पर बैठे आदमी से पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना टेंस लग रहा है? चेयर पर बैठा आदमी जो एक हाथ से अपना सिर पकड़े हुए था, उसने कहा, अरे यार क्या बताऊं, मेरी वाइफ 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी है। उसे शॉपिंग पर जाना है, मैंने कहा चली जाओ, पर वो चाहती है मैं उसके साथ चलूं। अब यहाँ इतना सारा काम है, मैं कैसे ऑफिस से ऑफ लेकर उसके साथ शॉपिंग पर जाऊं? ये सुन उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, अरे यार तू संडे का प्लान बना ले, संडे को तो ऑफ मिलता ही है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर चेयर पर बैठे आदमी ने कहा, सैटरडे नाइट ही मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में देहरादून जाना है, अब तू ही बता मैं क्या। वो आदमी उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया और रिलैक्स होकर उसे समझाते हुए कहा, मैं तो यही कहूंगा कि सर से बात कर ले, अगर वो तुझे 1 दिन का ऑफ दे देते हैं तो तू अपनी वाइफ को शॉपिंग पर लेकर जा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसके सामने बैठा आदमी चौंक कर बोला, ये तू क्या कह रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, सब पॉसिबल है। तुझे पता है हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हम तो ऑफिस में काम करने के बाद नाइट में रेस्ट कर लेते हैं और वीकेंड पर भी हम रेस्ट कर लेते हैं, पर हमारी वाइफ हमारी माँ उन्हें कभी रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि वीकेंड पर तो उनका काम और बढ़ जाता है और फिर उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है। अगर हम उनकी छोटी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं करेंगे तो सोच उन्हें कैसा लगेगा। आखिर ये जॉब हम क्यों कर रहे हैं? ये पैसा हम सब उन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, पर अगर वही खुश नहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा? माना कि हमारी लाइफ बिजी है, पर उनके लिए तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तू एक बार अपनी वाइफ की बात मन कर देख, फिर देखना उसके चेहरे पर कैसे चमक आती है, वो कितनी खुश होती है। उसकी पूरी बात सुनकर चेयर पर बैठे आदमी ने सोचते हुए कहा, बात तो तेरी सही है, पर क्या मुझे ऑफिस से 1 दिन का हॉलीडे मिलेगा? सामने बैठे आदमी ने कहा, ये तो नहीं पता, पर तू एक बार ट्राई तो कर, टाइगर सर को फोन करके तो देख। उद्धरण चिन्ह। दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर अब्रम ने भी टाइगर को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। उसके मैसेज ड्रॉप करने के तुरंत बाद ही उस आदमी ने टाइगर को कॉल किया और अपनी हॉलीडे की बात की। दूसरी तरफ से टाइगर ने उसके हॉलीडे को अप्रूव कर दिया और वो आदमी खुशी से भर गया। उसकी खुशी देखकर सामने वाला आदमी भी खुश था। उस आदमी ने तुरंत उसी टाइम अपनी वाइफ को कॉल किया और उसे शॉपिंग पर ले जाने की बात कही। ये सुनते ही उसकी वाइफ भी खुश हो गई और फिर उसने अपनी वाइफ से बात कर अपने सामने बैठे आदमी से कहा, तूने सही कहा था यार, जब मैंने उससे शॉपिंग पर ले जाने वाली बात कही तो वो खुश हो गई। मैंने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। उसकी आवाज़ में एक अलग ही चहक थी। मैं उसकी आवाज़ से ही समझ गया कि वो कितनी खुश है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर दूसरे आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना, अगर हम अपनी वाइफ की छोटी छोटी डिमांड का ख्याल रखें और समय समय पर उनकी डिमांड को पूरा करते रहें तो वो भी खुश रहेगी। कभी कभी हमें उनकी बातें मान लेनी चाहिए। दोनों की बातें सुनकर अब्रम ने खुद से सवाल किया, क्या मैं टर्टल को ट्रिप पर ना भेजकर सही कर रहा हूँ? क्या मुझे उसे भेज देना चाहिए? वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, पर मेरी वजह से उसे बंदिशों में रहना पड़ रहा है। ये कहकर वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर वो अपने केबिन में ना जाकर विला आ गया। उसने जब नियति से ट्रिप पर जाने की बात कही तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसके चेहरे पर बिखरी खुशी को देखकर अब्रम खुद से बोला, यू वर राइट। नियति जल्दी से अपना बैग पैक करके 2 ड्रेस अपने हाथों में लेकर अब्रम की तरफ देखते हुए बोली, इनमें से ज़्यादा अच्छी कौन सी है? हम कौन सी ड्रेस पहन कर जाएं?
आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? अब्रम अभी भी उसके चेहरे को देख रहा था। नियति के होठों से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक बिखरी हुई थी, जो उसके इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल खुशी को बयां कर रही थी। अब्रम उसे देखते हुए उठा और उसके पास जाकर उसने नियति के हाथ से दोनों ड्रेसेज में से एक ड्रेस ले ली और फिर उसे नियति को देते हुए कहा, ये तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी टर्टल। नियति ने स्माइल करते हुए ड्रेस को उसके हाथ से ले लिया और क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगी। पर तभी वो रुककर अब्रम की तरफ देखते हुए बोली, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे। हम आपको कॉल भी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो भागकर अब्रम के पास आए और उसके गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे बागर बिल्ले हैं। ये कहकर उसने अब्रम के गाल को अपने होठों से छू लिया और चेंज करने चली गई। अब्रम उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने आज से पहले नियति को कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो रूम से निकलकर हॉल में आया और टाइगर से बोला, टर्टल का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। टाइगर ने कहा, डोंट वरी बीस्ट, क्वीन को कुछ नहीं होगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं क्वीन के आसपास ही रहूंगा। वो रूम से निकलकर हॉल में आया और टाइगर से बोला, टर्टल का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने कहा, डोंट वरी बीस्ट, क्वीन को कुछ नहीं होगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं क्वीन के आसपास ही रहूंगा। ये सुन अब्रम ने कहा, टाइगर, मैं टर्टल को तुम्हारे भरोसे ही जाने दे रहा हूँ, सो बी केयरफुल। टाइगर ने इस बार भी उसे आश्वासन देते हुए कहा, बीस्ट, मैं क्वीन का पूरा ख्याल रखूंगा, आप परेशान मत होइए। ये सुनते ही अब्रम की आईब्रोज तन गई और वो टाइगर को घूरते हुए बोला, एक सेकंड, तुमसे किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, बीस्ट, किसी ने नहीं कहा, पर आपकी बातों से लग रहा है कि आप क्वीन को लेकर काफी परेशान हैं। अब्रम ने कहा, नॉनसेंस, कुछ भी बोलते हो तुम। उद्धरण चिन्ह। और फिर कमांडिंग टोन में आगे कहा, जाओ और अपना सामान पैक करो, टर्टल रेडी हो रही है। टाइगर सिर झुकाते हुए ओके बीस्ट कहकर चला गया। अब्रम भी अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसने अचानक ही अपना एक हाथ अपने उस गाल पर रख लिया जिस पर नियति ने उसे किस किया था। उसके होठों की सॉफ्टनेस को फिलकर अब्रम धीरे से मुस्कुराया। वो जैसे ही रूम में एंटर हुआ, उसकी नज़र मिरर के सामने खड़ी नियति पर गई। वो अपने बालों को ड्राई से सुखाते हुए मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर हंसी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अब्रम उसे देखते हुए उसके पास चला गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। नियति अपने पीछे खड़े अब्रम के अक्ष को मिरर में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कैसे लग रहे हैं हम? अब्रम ने जो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट की थी वो हल्के नीले रंग का अनारकली सूट था। वो कलर नियति पर बहुत प्यारा लग रहा था और वो उस ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके काले लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी निखार रहे थे। उसे देखते हुए अब्रम ने धीरे से उसकी कमर को अपने हाथों में कैद कर लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर मिरर में उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी तारीफ की तो चांद बुरा मान जाएगा, अगर चांद को तुमसे बेहतर बताया तो तुम्हारी खूबसूरती के साथ नाइंसाफी होगी टर्टल। सो आई एम सो कन्फ्यूज्ड। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आप भी कंफ्यूज होते हैं? हमें तो लगा था आपको सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करना ही आता है, पर आज पहली बार हम आपको कंफ्यूज होते हुए देख रहे हैं। अब्रम ने उसकी बात को इग्नोर किया और बेहद ही गहरी आवाज में कहा, टर्टल जल्दी आना। अब्रम की टोन में कुछ ऐसा था कि उसकी बात सुनते ही नियति के हाथ रुक गए। वो मिरर में उसकी आंखों में देखने लगी। आज पहली बार वो अब्रम की आंखों को पढ़ पा रही थी। उसकी आंखें उसके मन का हाल बयां कर रही थी। वो एक सेकंड के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, पर उसकी खुशी के लिए वो मजबूर था। ऐसा पहली बार हुआ था जब अब्रम उसकी खुशी के लिए अपनी मर्जी से उसे जाने दे रहा था। नियति उसकी आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाए, या यूं कहे कि वो उसके जज्बातों का सामना नहीं कर पाए। शायद अगर वो उसकी आंखों में कुछ देर और देखती तो जज्बातों में आकर वो खुद ही जाने से मना कर देती। नियति ने चुराते हुए धीरे से कहा, बस 2-3 दिन की तो बात है, हम आ जाएंगे और हमने कहा ना हम आपको कॉल करेंगे, आप हमसे कॉल पर बात करेंगे ना। ये बोलते हुए नियति ने मुड़कर उसे देखा। वहीं अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए ना में सिर हिला दिया। उसे देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? आप हमसे कॉल पर बात क्यों नहीं करेंगे? हमें आपसे बात करनी है। हमें नहीं पता, हम आपको कॉल करेंगे और आप हमारा कॉल रिसीव करेंगे। अगर आपने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। अब्रम ने उसकी बात को इग्नोर कर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को संवारते हुए कहा, तुम्हें देर हो रही है टर्टल, जाओ। नियति के कदम भारी हो गए। उसका मन तो था जाने का, पर उसके पैर नहीं उठ रहे थे। इतने महीनों में अब उसे भी अब्रम की आदत हो गई थी, या ये कहे कि उसे अब्रम की लत लग गई थी। अब्रम जो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया था, नियति अचानक से उसके पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलट दिया। फिर वो जल्दी से उसके गले लग गई। उसके दोनों हाथ अब्रम की गर्दन में लिपटे हुए थे और वो अपने पंजों के बल खड़ी उसके गले लगे हुई थी।
उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो अब्रम को सही से गले भी लगा सके, इसलिए पंजे के बल खड़े होकर उसे गले लगाने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वही अब्रम तो उसके गले लगाने से स्तब्ध रह गया था, पर फिर उसने भी नियति की पतली कमर को अपनी बाहों में भरते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया। वो दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से लगाए हुए थे। उन्हें अगर अभी कोई भी देखता तो वो यही कहता है, दोनों में कितना प्यार है। भले ही उन्होंने होठों से कभी कहा नहीं कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं, पर उनकी नोक-झोंक और उनके बीच का कनेक्शन उनके बॉन्ड और उनके प्यार को शो करता था। नियति ने जज्बातों के हाथों मजबूर होकर उसे और कसकर गले लगा लिया। वहीं अब्रम भी उसे अपनी बाहों में भरे अपने बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। करीब 10 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक किए खड़े रहे हैं, और शायद पूरा दिन भी वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही बीता देते, अगर अब्रम का फोन रिंग नहीं होता। जैसे ही अब्रम का फोन रिंग हुआ, रिंग की आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए और नजरें मिलते ही दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। अब्रम अपना फोन रिसीव करते हुए बालकनी में चला गया। वहीं नियति अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी। अब्रम कॉल पर बात कर रूम में आया और नियति से कहा, टाइगर बाहर वेट कर रहा है, अगर तुम रेडी हो तो चलो। उद्धरण चिन्ह। नियति ने सिर हिलाया और बेड पर रखा अपना सूटकेस उठाने लगी। ये देखकर अब्रम जल्दी से उसके पास गया और सूटकेस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों के ही हाथ आपस में टकरा गए। नियति ने जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। अब्रम ने भी उससे नजर चुराते हुए कहा, टर्टल तुम चलो, इसे मैं लेकर आता हूँ। दोनों ही हॉल में आए और नियति आस्था की गले लग गई। आस्था ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, आराम से जाना बेटा, फोन कर देना। नियति उसके गले लगे हुए ही बोली, जी माँ हम फोन करेंगे। ये कहकर उसने धीरे से आगे कहा, माँ हमें पता है कि आप अपने साहब का बहुत ख्याल रखती है, पर फिर भी हम चाहते हैं जब तक हम वापस नहीं आ जाते आप अपने साहब का और ख्याल रखें। उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराने लगी। उसने भी नियति के कान में धीरे से कहा, तो तुम्हें साहब की परवाह है, अच्छा लगा ये देखकर। नियति आज तुम बिल्कुल एक पत्नी की तरह बात कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। आस्था की बात सुनकर नियति की पलकें शर्म से झुक गई। आस्था उससे अलग हुई और एक नज़र अब्रम को देखकर टाइगर के साथ चली गई। अब्रम उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में थे। तभी नियति को खुद से दूर जाते देखकर उसके खुले हाथों की मुट्ठी बन गई। उसने बेचैनी का एक छूट अपने गले से उतारा और पलट गया। नियति ने दरवाजे के पास जाकर जब उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसे अब्रम की पीठ ही दिखी। वो उसे एक नज़र देखकर चली गई। कुछ देर बाद ही टाइगर ने उसे कॉलेज ड्रॉप कर दिया। कॉलेज के पार्किंग में खड़ी बस में सभी स्टूडेंट बैठ चुके थे। तभी नियति जल्दी से अपना सामान लेकर बस में चढ़ी। सोना जो अपने दोस्तों के साथ मुंह लटकाए आगे वाली सीट पर ही बैठी थी। अपने फ्रेंड्स का शोर सुनकर उसने सिर उठाकर देखा और नियति को देखकर वो चौंक गई, पर अगले ही पल वो झट से नियति के गले लग गई और खुश होकर उससे बोली, ओ माय गॉड नियति, तुम हमारे साथ जा रही हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अब हम साथ में बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय। ये कहकर वो उससे अलग हुई और नियति के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे देखते हुए बोली, पता नहीं यार, तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुशी मिलती है। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है नियति, बहुत अच्छा। मैं जो अभी महसूस कर रही हूँ उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती, पर पता नहीं क्यों तुमसे एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति को ऐसा लग रहा था जैसे सोना उसके मन की बातें कह रही हो। वो भी झट से सोना के गले लगकर स्माइल करते हुए बोली, हमें भी तुम्हारे साथ ऐसा ही महसूस होता है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों ही अपनी सीट पर बैठ गए और बातें करने लगी। नियति की बस के पीछे ही टाइगर की कार थी। टाइगर उबासी लेते हुए कार ड्राइव कर रहा था। उसे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि उसका मन कर रहा था वो ड्राइविंग छोड़कर सो जाए, और तभी उसने अपना फोन निकाला और उसमें एक नंबर डायल किया। कॉल के रिसीव होते ही उसने कॉल पर कहा, ओ ये क्या कर रहा है। दूसरी तरफ से जगुआ की अलसाए आवाज आए, रात में कोई क्या करता है, सोता है ना, तो मैं भी सो रहा हूँ। ये सुन टाइगर दांत पीसकर बोला, और मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, चल मुझसे बात कर। जगुआ बेड पर औंधे मुंह लेटा था। उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी, उसकी अपर बॉडी क्लोथलेस थी। टाइगर की बात सुनकर उसने कहा, तुझे नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? बीस्ट ने क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे दी है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे, तू किसी और के साथ टाइम पास कर। ये सुन टाइगर ने उसे धमकी देते हुए कहा, चुपचाप मुझसे बात कर, वरना मैं वापस आऊंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। जगुआ ने उसकी बात पर आंखें बंद किए हुए ही कहा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, जो तू मुझे नहीं छोड़ेगा। देख मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे अभी और सोना है तो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास कर। ये कहकर जगुआ ने कॉल कट कर दिया। वही उसके कॉल कट करने से टाइगर चिढ़ गया था। उसने गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर पटकते हुए कहा, साला मतलबी,
खुद की नींद की परवाह है और मेरी यहाँ बैंड बजी पड़ी है, उसकी इसे परवाह ही नहीं है। इसे तो मैं वापस आकर बताता हूँ, पर इस नींद का क्या करूँ? ओह गॉड, अगर ऐसे ड्राइव करता रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे टाइगर ने ये कहा वैसे ही नियति की बस रुक गई। ये देखकर टाइगर खुश हो गया और चमकती आंखों से बस को देखते हुए बोला, ये अच्छा है, जब तक ये लोग यहाँ रुकते हैं तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये कहकर वो अपना सिर सीट से टिकाते हुए सो गया। बस ढाबे पर रुकी थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट जो जाग रहे थे वो सब बस से उतरने लगे। सोना ने नियति की तरफ देखा तो वो विंडो से अपना सिर सटाए बेखबर सो रही थी। उसे सोते देखकर सोना ने खुद से कहा, क्या करूं, नियति को उठाऊं या नहीं? अगर जगाया तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, पर इसे अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। मुझे वॉशरूम जाना है, क्या करूं? इसे जगाऊं? ये कहते हुए उसने इधर उधर देखा तो बस में 4-5 लड़कियां और सो रही थी। उन्हें सोते देखकर सोना स्माइल करते हुए बोली, यहाँ नियति के अलावा और भी लोग हैं, तो मैं आराम से जा सकती हूँ। थोड़ी देर की तो बात है, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो बस से उतर गई। सोना जब वॉशरूम ढूंढते हुए वॉशरूम के पास गई तो वॉशरूम के बाहर लंबी लाइन को देखकर वो खुद से बोली, ओ माय गॉड, इतनी लंबी लाइन, अब तो देर हो जाएगी, पर क्या करूं, जाना भी जरूरी है। गई बोलते हुए उसने मुंह बना लिया और मन मार कर लाइन में खड़ी हो। जब सोना वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तो उसे ढाबा खाली खाली दिखा। उसने अपनी बस की तरफ देखा तो वहां उसकी बस नहीं थी। अपनी बस को ना देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो चौंकते हुए खुद से बोली, मेरी बस कहाँ है? ढाबे पर काम कर रहे एक लड़के ने उसकी बात सुनकर कहा, ओ मैडम, वो बस तो 5 मिनट पहले चली गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सोना चिल्लाते हुए बोली, क्या बस चली गई? वो लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरा फोन। ये बोलते हुए वो अपनी पैंट की जेब टटोलने लगी, पर उसे उसका फोन नहीं मिला। उसने एक हाथ से अपना सिर पीट लिया और झुंझलाकर बोली, सोना, तू कितनी बड़ी गधी है। तूने अपना फोन बैग में रखा था और बैग बस में है। अब मैं कैसे जाऊंगी? ओह गॉड, अब मेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। वो रोते हुए वहीं पड़ी खटिया पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ विला में अब्रम जब अपने रूम में आया तो उसे नियति नहीं दिखी। उसका पूरा रूम खाली था, सभी चीजें अपनी जगह पर रखी थी। उसकी नजरें बेड पर जाकर ठहर गई। आज बेड पर एक भी सिलवटें नहीं थी। ये देखकर वो नियति को मिस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ विला में अब्रम जब अपने रूम में आया तो उसे नियति नहीं दिखी। उसका पूरा रूम खाली था, सभी चीजें अपनी जगह पर रखी थी। उसकी नजरें बेड पर जाकर ठहर गई। पहले वो जब भी रूम में आता था तो बेड पर उसे सिलवटें नजर आती थी, पर आज बेड पर एक भी सिलवटें नहीं थी। ये देखकर वो नियति को मिस करने लगा। अब्रम उसकी हरकतें और उसकी बातों को मिस कर रहा था। वो उसे याद करते हुए रूम में आया और बेड पर अपनी साइड जाकर लेट गया। उसने तिरछी नजरों से बेड के खाली पड़े उस हिस्से को देखा जहां नियति सोया करती थी। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और नियति की साइड को टटोलते हुए खुद से कहा, टर्टल, मुझे तो तुम्हारी आदत हो गई है, अब तुम्हारे बिना मुझे नींद कैसे आएगी? पता नहीं ये 3 दिन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने नियति का मासूम चेहरा आ गया। उसके होठों की मुस्कुराहट अब्रम के होठों पर भी मुस्कान ले आई थी। वो नियति को याद करते हुए उसके बारे में सोचने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसे नींद आती भी कैसे? उसे सुकून तो नियति के पास ही मिलता था और नींद तो उसे नियति की गोद में ही आती थी। अब्रम ने आंखें बंद किए हुए ही नियति का नाम लिया। इधर जैसे ही उसने नियति का नाम लिया, वही उधर बस में अचानक से नियति की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाते हुए बोली, क्या उन्होंने हमें बुलाया? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो इधर उधर देखने लगी। फिर खुद को बस में पाकर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए खुद से बोली, क्या नियति, तुम भी कितना ज्यादा सोचती हो। वो तुम्हें कैसे बुला सकते हैं? तुम तो यहाँ हो और वो वहाँ। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, कुछ भी सोचती हो। ये कहकर उसने सिर झटका और अपने आसपास देखा, पर उसे सोना कहीं नहीं दिखी। सोना को न देखकर उसने अगल बगल वाली सीट पर बैठी लड़कियों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। उनकी बात सुनकर नियति डर गई और वो घबराते हुए बोली, हे भगवान, सोना दी बस में नहीं है और बस चल रही है तो वो कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। नियति को अब सोना की चिंता होने लगी थी। वो अपनी सीट से उठी और ड्राइवर के डोर पर नॉक करते हुए उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। ड्राइवर के साथ बैठे आदमी ने बार बार दरवाजा नॉक होने की वजह से झुंझलाते हुए कहा, अरे यार, ये बच्चे भी ना, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ने की सोचता हूँ। सुकून से बैठने भी नहीं देते 2 पल। रात हो रही है, ये ना कि सो जाएं। पर नहीं, इन्हें तो बार बार हमें परेशान करना ही है। उसकी बात पर ड्राइवर ने कहा, अरे यार, खोल दे, क्या पता कोई जरूरी काम होगा। वो आदमी ड्राइवर की बात सुनकर बोला, हाँ जानता हूँ, क्या काम होगा? जब से बस चली है 10 बार रुकवा चुके हैं, ऐसे तो हम मनाली कल तक भी ना पहुंचेंगे। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर बोला, अबे यार, खोल दे, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है?
ड्राइवर की बात सुनकर वो आदमी खुद में ही बदबदाते हुए डोर खोलने लगा। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, नियति का घबराता हुआ चेहरा उसके सामने था। वो आदमी से बोली, लास्ट टाइम ये बस कहाँ रुकी थी? मेरी दोस्त मिसिंग है, वो बस में नहीं है। ये सुनते ही ड्राइवर और वो आदमी दोनों ही चौंक गए और एक दूसरे की शक्ल देखकर दोनों ही घबराए नजरों से नियति को देखने लगे। है, ये क्या कह रही हैं आप? मैडम, ऐसे कैसे आपकी दोस्त बस में नहीं? उस आदमी का साथ देते हुए ड्राइवर बोला, हाँ मैडम, हमने तो सभी को बस में जाने के लिए कहा था और सबके जाने के बाद ही हम दोनों सबसे आखिरी में बैठे थे। उद्धरण चिन्ह। नियति दोनों को देखते हुए बोली, देखिए वो सब हमें नहीं पता, पर हमारी दोस्त सोना वो बस में नहीं है। आप बताएं हमें, आपने लास्ट टाइम बस कहाँ रोकी थी? शायद वो वहीं पर रह गई है। नियति की बात सुनकर ड्राइवर और वो आदमी दोनों ही फिर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तभी ड्राइवर ने डरते हुए कहा, मैडम बस सबसे पहले ढाबे पर रुकी थी, उसके बाद बच्चों ने कई बार बस को रुकवाया है, अब हमें कैसे पता होगा आपकी दोस्त कहाँ रह गई है? दोनों की बात सुनकर नियति और परेशान हो गई। तभी उसके कंधे पर सोना की एक दोस्त ने हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ नियति? क्या इन्होंने सोना के बारे में कुछ बताया? नियति ने मायूसी से उसकी तरफ देखा और नमे सिर हिला दिया। धीरे धीरे सोना की मिसिंग होने की बात पूरी बस में फैल गई और सभी सोना के बारे में सुनकर घबराने लगे। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, प्रोफेसर कश्यप और प्रोफेसर निर्मला वो दोनों हमारे साथ ट्रिप पर जा रही है और वो दूसरी बस में है, क्यों ना हम उन्हें इन्फॉर्म कर दे? उस लड़की की बात सुनते ही एक लड़की ने डरते हुए जल्दी से कहा, नहीं, हम प्रोफेसर कश्यप को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना वो कितने स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें पता चला तो वो मनाली पहुंचते ही हम सबको पनिशमेंट देंगे। उद्धरण चिन्ह। जहां एक तरफ सभी सोना के बारे में सोचकर घबराए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सोना ढाबे पर ही बैठी रोए जा रही थी। रात ज्यादा हो जाने की वजह से ढाबे पर से काफी लोग जा चुके थे और ढाबा काफी हद तक खाली हो गया था। वही कुछ लोग जो शराब पी रहे थे, वो सोना से कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। उनकी नजरें एक टक सोना को ही देख रही थी। वो करीब मध्यम एज के 5 आदमी थे। उनमें से एक आदमी ने सोना को देखते हुए कहा, इस शराब से ज्यादा नशीली तो वो लड़की है। ये सुन दूसरे आदमी ने कहा, हाँ तूने सही कहा, इससे ज्यादा नशा तो उसे देखकर हो रहा है। तभी तीसरे आदमी ने कहा, फिर क्यों हम सब यहाँ बैठे टाइम पास कर रहे हैं, क्यों ना उसी के साथ अपनी रातें रंगीन की जाए। ये कहते हुए वो शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। उसकी बात पर चौथे आदमी ने कहा, दिमाग तो चौखा रखे है तू, जब बात इतनी चौखी कही है तो फिर देर काहे कर रहा है, क्या के लिए भी मुहूर्त निकलवाएगा? ये सुन पांचवा आदमी बोला, तुम सब यहीं बैठे बस बात ही करते रहो और वो छोरी चिड़िया की तरह फुर हो जाएगी। देखो देखो वो जा भी रही है। उसकी बात सुनकर सभी आदमी सोना को देखने लगी। सोना ढाबे से निकलकर जाने लगी थी। उसे जाते देखकर वो सभी आदमी अपनी जगह से उठे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। सोना रोते हुए अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि तभी उसे अचानक से अपने साथ 5 और परछाई चलती हुई दिखी। उन परछाइयों को देखकर सोना और घबरा गई और उसने अपने हाथों को मसलते हुए तिरछी नजरों से उन आदमियों को देखा जो उसके पीछे पीछे उसके साथ चल रहे थे। उन्हें देखकर सोना और डर गई और वो जल्दी से तेज चलने लगी। उसे तेज चलते देखकर वो आदमी भी उसका पीछा तेज कदमों से करने लगे। पर तभी सोना भागने लगी। उसे भागते देखकर वो आदमी भी भागने लगे और उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, ए छोरी, भागकर कहाँ जाएगी? आना तो तन्ने मेरे पास ही है, पकड़ो बे छोरी को, कहीं चिड़िया फुर ना हो जाए। और तभी उन आदमियों ने सोना को चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी सोना को अपने घेरे में कैद किए खड़े थे। सोना घबराए नजरों से उन सभी को देख रही थी। उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी बात पर एक आदमी ने शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए कहा, अगर तुझे जाने दिया तो हमारी रातें कौन रंगीन करेगा? तभी अपनी वासना भरी नजरों से सोना को देखते हुए दूसरे आदमी ने कहा, छोड़ देंगे तुझे पर मनोरंजन के बाद। तू जब तक हमारा मनोरंजन नहीं करती यहाँ से जा नहीं सकती। उनकी बातें सुनकर सोना और डर गई थी। उसका शरीर अंदर तक कांप गया था। वो एक आखिरी कोशिश करते हुए उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सोना के गिड़गिड़ाने का, उसके रिक्वेस्ट करने का उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसे रोते देखकर वो सभी शैतानों की तरह हंस रहे थे। उन्हें अपने ऊपर इस तरह हंसते देखकर सोना को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी वो सभी को देखते हुए नीचे झुकी और उसने अपने दोनों मुट्ठियों में रेत को भर लिया। जैसे ही वो आदमी उसे छूने के लिए आगे बढ़े, सोना ने मुट्ठी में भरी रेत को उनकी आंखों में झोंक दिया। वो सभी अपनी आंखें मलते हुए उसे गाली देने लगे। वही सोना मौका पाकर वहां से भाग गई। जब तक उन आदमियों ने अपनी आंखें खोली, सोना उनसे काफी दूर आ गई थी। उसे भागते देखकर उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो साली को, वो भाग रही है। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही बाकी के उसके चारों साथी सोना के पीछे भागने लगे।
सोना उन्हें अपने पीछे आते देखकर और तेजी से भागने लगी और तभी वो सामने खड़े किसी शख्स से टकरा गई। उस शख्स की ब्रॉड चेस्ट से टकराते ही सोना खुद को संभाल नहीं पाए और धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके हाथ और कमर में जोर से लगी और वो दर्द से मुंह बनाते हुए बोली, आह मम्मा, कितनी जोर से लगी है। अबे अंधा है क्या, क्यों सामने बिजली के खंभे की तरह खड़ा है, शायद नहीं हो सकता था। सोना आंखें बंद किए गुस्से में बोले जा रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उसके पास आ गए। उन्हें अपने पास देखकर सोना फिर से डर गई। उसका गला सूख गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन आदमियों की आंखों में उसे गुस्सा और हवस दोनों ही दिख रही थी। जैसे ही एक आदमी ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तभी उसके हाथों किसी ने मजबूती से पकड़ लिया और मोड़कर उसके हाथ को एक झटके से तोड़ दिया। वो आदमी दर्द में बुरी तरह चिल्लाया और तभी बाकी के आदमी ने उस आदमी को देखा जो उनके साथी का हाथ पकड़े खड़ा था। सोना ने भी गर्दन घुमाकर अपने पीछे खड़े आदमी को देखा और उसके मुंह से निकला, पागल कुत्ता यहाँ। उसकी आवाज टाइगर के कानों तक भी गई थी और उसने उस आदमी का हाथ मोड़े हुए ही सोना को देखते हुए कहा, जंगली बंदरिया बीच से हटो, मुझे फाइट करते टाइम डिस्टर्बिंग पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सोना जल्दी से उठकर उसके पीछे खड़ी हो गई और टाइगर उन आदमियों से लड़ने लगा। वो आदमी पहले ही शराब पीने की वजह से नशे में धूत थे, इसलिए वो टाइगर का सामना नहीं कर पाए और टाइगर ने उन्हें मिनटों में ही अपने कदमों में झुका दिया। वो सभी आदमी टाइगर के कदमों में पड़े दर्द में कराह रहे थे। सोना टाइगर को देखते हुए आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, इनमें इतनी पावर है, गजब, देखने से लगता नहीं कि ये ऐसे होंगे, पर इन्होंने तो चुटकियों में ही इन्हें धूल चटा दी। सोना टाइगर को देखते हुए अपने दोनों हाथ बांधे मुस्कुरा रही थी। वही टाइगर ने उन लोगों को एक नज़र देखकर सोना की तरफ देखा और फिर उसके सामने से जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। सोना उसका एटीट्यूड देखकर बोली, माना कि हीरो जैसी फाइट की है और मुझे बचाया भी है, पर ये मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है, इन्हें क्या लग रहा है मैं इनसे इम्प्रेस हो गई? बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपने कंधे से बाल झटके और टाइगर के पीछे पीछे चली गई। टाइगर ने अपनी कार के पास आकर नियति को कॉल किया और उसके कॉल रिसीव करते ही उसने कॉल पर कहा, क्वीन डोंट वरी, जंगली बंदरिया सेफ है और मेरे साथ है। नियति ने जैसे उसकी बात सुनी तो उसने सुकून की सांस ली। जब सभी प्रोफेसर कश्यप और प्रोफेसर निर्मला से बात करने की सोच रहे थे तभी नियति को टाइगर का ख्याल आया और उसने तुरंत ही टाइगर को फ़ोन किया। वो तो अच्छी बात थी, टाइगर अभी भी ढाबे पर ही था और गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नींद नियति के कॉल करने से टूटी थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगा। दूसरी तरफ से नियति ने उसे सोना के बारे में बताया तो एक पल के लिए टाइगर भी सोना के बारे में सोचकर घबरा गया, पर फिर उसने नियति को आश्वासन दिया और कॉल कट कर दिया। उससे बात करने के बाद वो सोना को ढाबे पर ढूंढने लगा और तभी सोना उससे टकरा गई। टाइगर ने नियति से बात करने के बाद कॉल कट कर दिया और फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए बिना सोना की तरफ देखे कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो दूसरी तरफ जाने लगा, पर तभी सोना ने उसे रोकते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर, तुम मुझे बार बार जंगली बंदरिया नहीं कह सकते। टाइगर उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया और पीछे पलटते हुए उसने सोना को देखकर कहा, तो मैं तुम्हें और किस नाम से बुलाऊं? जंगली बंदरिया। सोना उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, यूँ तुमने मुझे फिर से जंगली बंदरिया कहा? टाइगर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ कहा, एक बार नहीं बार बार कहूंगा। सोना उसकी बात पर चीरते हुए बोली, अगर मैं जंगली बंदरिया हूं तो तुम जंगली बंदर हो। यू इडियट, बहुत बुरे हो तुम। टाइगर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सोना को चिढ़ा रही थी। सोना ने इधर उधर देखा और वहीं पड़े कुछ पत्थरों को उठाकर टाइगर को दिखाते हुए बोली, जल्दी से सॉरी बोलो, नहीं तो मैं इससे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। सोना उसकी बात पर चीरते हुए बोली, अगर मैं जंगली बंदरिया हूं तो तुम जंगली बंदर हो। यू इडियट, बहुत बुरे हो तुम। उद्धरण चिन्ह। टाइगर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। उसकी मुस्कुराहट सोना को चिढ़ा रही थी। सोना ने इधर उधर देखा और वहीं पड़े कुछ पत्थरों को उठाकर टाइगर को दिखाते हुए बोली, जल्दी से सॉरी बोलो, नहीं तो मैं इससे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर उसके हाथ में पत्थर को देखकर धीरे से मुस्कुराया और सोना को और गुस्सा दिलाते हुए बोला, जंगली बंदरिया, फेंक दो इन पत्थरों को, कहीं ऐसा ना हो इनसे तुम्हारा ही सिर फूट जाए। सोना को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। टाइगर अपनी बात कहकर जाने लगा, पर तभी सोना ने उसे पर निशाना साधते हुए उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया। इससे पहले वो पत्थर टाइगर को लगता, वो नीचे झुक गया और पत्थर उसकी कार की बोनट पर जा लगा। टाइगर सीधा खड़ा होते हुए पीछे मुड़ा और सोना को घूरने लगा। सोना उसके इस तरह घूरने से डर गई और वो अपने हाथ में पकड़े पत्थर को उस पर फेंकने लगी। टाइगर उसके वार से बचते हुए उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसकी कमर से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पागल हो गई क्या जंगली बंदरिया? उद्धरण चिन्ह। सोना उसे पर गुस्सा करते हुए बोली, हाँ जंगली बंदर, तुमने मुझे पागल कर दिया है।
सॉरी बोलो मुझसे वरना मैं सच में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। टाइगर ने कहा, मैं और तुमसे सॉरी बोलूंगा कभी नहीं। चुपचाप से गाड़ी में जाकर बैठो नहीं तो तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। टाइगर की बात सुनकर सोना की आंखों में डर दिखने लगा। उसे थोड़ी देर पहले जो हुआ वो याद आने लगा। उन आदमियों की गंदी नजरों को खुद पर वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रही थी। उसे एक बार फिर ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना था, इसलिए वो टाइगर की बात मानकर बिना उसे कुछ कहे चुपचाप जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। टाइगर ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिला दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और सोना को एक नज़र देखकर उसने कर स्टार्ट कर दी। कार में खामोशी छाई हुई थी। टाइगर तो बीच बीच में एक नज़र सोना को देख भी लेता, पर सोना उससे मुंह फेरे विंडो से बाहर देख रही थी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए विंडो से सिर सटाते ही उसकी आंख लग गई। जब टाइगर ने उसे सोया हुआ देखा तो उसने चीरकर स्टीयरिंग को कसकर अपने मुट्ठी में भरते हुए कहा, कुंभकर्ण की बहन बैठते ही सो गई। मैं क्या इसका ड्राइवर हूँ जो ये सोएगी और मैं ड्राइव करूंगा? इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने कार की स्पीड तेज की और स्पीड ब्रेकर पर उसकी कार झटके से आगे गई। झटका लगते ही सोना का सिर विंडो से टकराया और उसकी आंख खुल गई। उसने एक हाथ से अपना सिर सहलाते हुए टाइगर की तरफ देख कहा, जंगली बंदर तुम सही से ड्राइविंग नहीं कर सकते क्या? टाइगर ने उसकी तरफ देख कहा, मैं ऐसे ही कर ड्राइव करता हूँ। तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो कार के पीछे भाग सकती हो। ये सुनते ही सोना की आंखें बड़ी हो गई और वो उसे घूरते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम मुझे ये बोल भी कैसे सकते हो? बस एक बार मैं मनाली पहुंच जाऊं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। टाइगर ने उसे एक नज़र देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, मैं भी क्वीन की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं भी तुम्हें अच्छे से बताता। टाइगर क्या चीज़ है? सोना ये सुन तिरछा मुस्कुराए और अपने कंधे से बालों को झटकते हुए बोली, टाइगर नहीं तुम जंगली बंदर हो, बंदर। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर टाइगर ने भी कहा, हाँ तो तुम भी कैटरीना कैफ नहीं जंगली बंदरिया हो, बंदरिया। ये सुनकर सोना ने उसे घूरते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और मन बोली, चील सोना चील, अभी तुझे इस जंगली बंदर की जरूरत है। अगर अभी तूने इससे लड़ाई की तो ये सच में तुझे अपनी कार के पीछे भगाएगा। नहीं नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। टाइगर की तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, अभी नहीं, इसे तो मैं बाद में देखूंगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर को देखते हुए उसके होठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई थी। वही तिरछी नजरों से जब टाइगर ने उसकी स्माइल देखी तो मन में बोला, मुझे पता है जंगली बंदरिया, तुम अपने मन में कौन सी खिचड़ी पका रही हो, पर डोंट वरी तुम्हारी खिचड़ी पकने नहीं वाली। उद्धरण चिन्ह। वहीं उधर बस में रात गहरा गई थी और सभी सो रहे थे। नियति विंडो से सिर सटाए बाहर अंधेरे को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर जा रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी कि अगर अभी कोई भी उसे देखता तो वो खुद को नियति से प्यार करने से रोक नहीं पाता। हल्की ठंड को महसूस कर नियति ने खुद को ही अपनी बाहों में समेट लिया और गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, बागर बिल्ला सो रहे हो या जाग रहे हो? क्या हमारी तरह तुम्हारी आंखों में भी नींद नहीं है? क्या तुम भी हमें याद कर रहे हो? ये बोल वो धीरे से मुस्कुराए, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी बहुत याद आ रही है। ये कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन को अनलॉक कर उसे चलाने लगी। उसने गैलरी ओपन की तो उसमें सिर्फ उसकी ही फोटोज थी। अब्रम की एक भी फोटोज उसके फ़ोन में नहीं थी। अपने फ़ोन में अब्रम की एक भी फोटोज को न देखकर नियति का मुंह बन गया और वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोली, हम भी कैसे हैं, हमारे फ़ोन में सिर्फ हमारी फोटोज है। हमने आज तक बागर बिल्ले की एक भी फोटोज क्यों नहीं क्लिक की? क्या करें हम, हमारा उन्हें देखने का कितना मन है, अब हम उन्हें कैसे देखें? खुद से बात करते हुए वो परेशान हो रही थी और बार बार अपने हाथों को मसलते हुए मुंह बना रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसकी सीट के पीछे बैठी लड़की ने अपने बगल बैठी लड़की से कहा, अरे यार क्या कर रही है? ये सब छोड़ चल सोशल मीडिया ओपन कर। कार्तिक आर्यन ने अपनी न्यू मूवी का ट्रेलर अपलोड किया होगा, वो देखते हैं, और उसकी लेटेस्ट हॉट फोटोज भी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने सोशल मीडिया ऐप को ओपन किया और दोनों ही कार्तिक आर्यन की फोटोज देखने लगी। वही जैसे ही ये बात नियति के कानों में गई तो उसने अपने फ़ोन को देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहा, हमने सोशल मीडिया आपके बारे में बहुत सुना है। सोना भी बात कर रही थी, क्या सोशल मीडिया पर बागर बिल्ले भी होंगे? अगर वो हमें वहाँ मिल गए तो उनकी फोटोज भी वहाँ होंगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात करते हुए नियति बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया उस ऐप को इंस्टॉल करने में। ऐप इंस्टॉल होते ही आईडी बनाकर नियति ने लॉगिन किया और जल्दबाजी में बागर बिल्ला टाइप कर सर्च करने लगी। जब उसे फ़ोन की डिस्प्ले पर यूज़र नॉट फाउंड का दिखा तो नियति खुद को चपत लगाते हुए बोली, ओफ नियति तुम कितनी बुद्ध हो, ये नाम तो तुमने उन्हें दिया है, उनका असली नाम तो कुछ और है, वो सर्च करो। ये कहकर उसने अब्रम सिंह चौहान टाइप किया तो उसे ये सर्च करने पर भी कुछ नहीं मिला। ये देखकर नियति का मुंह लटक गया।
और फिर उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए बिस्ट सर्च किया और खुद से बोली, पता नहीं बागर बिल्ला यहाँ किस नाम से छुपा कर बैठा है, कितना ढूंढ रहे हैं हम उन्हें, पर वो है कि हमसे लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। ये न कि जल्दी मिल जाए, पर नहीं, इन्हें तो सोशल मीडिया पर भी हमें एटीट्यूड दिखाना है। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन देखा तो उसके सामने सबसे ऊपर ही बेस्ट की प्रोफाइल थी और उस पर अब्रम की एक डैशिंग फोटो लगी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही कूल, हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। हालांकि वो वेल ड्रेस बिजनेस सूट में था, पर फिर भी वो डैशिंग दिख रहा था। उसकी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ा था और उसका चेहरा एक्सप्रेशंस था। फोटो में उसका साइड फेस ही दिख रहा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी फोटो को देखते ही नियति के होठों पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए अब्रम की सभी फोटोज को देखने लगी। जहां एक तरफ नियति के बेचैन मन को सुकून मिल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब्रम अभी भी सुकून को तलाश रहा था। वो आंखें बंद किए लेटा था कि तभी उसके गाल पर नियति ने प्यार से हाथ रखा और उसके गाल को सहलाने लगी। उसके छूते ही अब्रम के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने नियति का हाथ पकड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो नियति का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था। नियति भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो उसे देखते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, हमें मिस कर रहे हैं आप? अब्रम ने उसे देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर नियति की मुस्कान और गहरी हो गई और वो अब्रम के माथे को चूमकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने हमें याद किया और हम आपके पास आ गए। अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा आपके पास आपके साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम खुश हो गया था। उसने अपने दोनों हाथ नियति की कमर पर लपेट दिए और उसे अपनी बाहों में भरते हुए पलटकर उसके ऊपर आ गया। नियति का चेहरा उसके दुपट्टे से ढक गया। अब्रम उसके दुपट्टे को उसके चेहरे से हटने लगा। अब्रम के उसके चेहरे पर से दुपट्टा हटाते ही नियति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें प्यार, शरारत और न जाने कितने ही जज्बातों से भरी थीं। वो अपनी मुस्कुराती आंखों से उसे देखे जा रही थी। अब्रम ने उसके चेहरे को चूमकर उसके बालों से खेलते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, टर्टल, सोचा था तुम्हारे बिना रह लूंगा, पर नहीं रह सकता, एक सेकंड भी अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपना माथा नियति के माथे से जोड़ लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए आगे कहा, आई रियली मिस यू टर्टल, आई रियली मिस यू। अब जब तुम मेरे पास हो तो मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमसे अलग हुआ तो मर जाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ जीना है टर्टल। ये कहकर उसने नियति की नाक को अपने होठों से छू लिया और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अभी वो नियति को महसूस कर ही रहा था कि इतने में ही बेड साइड टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने आसपास देखा तो उसके साथ नियति नहीं थी, वो बेड पर अकेला ही था। नियति को न देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो सपना देख रहा था और तभी उसने बेमन से हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। उसे कॉल करने वाले शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी वजह से उसका इतना खूबसूरत सपना जो अधूरा रह गया था। अब्रम ने बहुत गुस्से में अपने फोन को देखा तो डिस्प्ले पर टर्टल नाम फ्लैश होते देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। लेकिन अब्रम ने नियति की कॉल रिसीव नहीं की और फोन को साइलेंट पर रख दिया। नियति कॉल करती रही पर अब्रम ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। वही उधर नियति गुस्से में अपना फोन देखते हुए बोली, सूरज मामा सिर पर चढ़ गए हैं, पर यह है कि अभी तक सो रहे हैं। इतनी देर से हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, ये न कि हमारी कॉल रिसीव कर ले और हमसे बात करें, पर नहीं, उन्हें तो एटीट्यूड दिखाना है, हमें इग्नोर करना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने गुस्से में फोन को बेड पर फेंक दिया और रूम की बालकनी में आ गई। उसके रूम की बालकनी से मनाली के खूबसूरत बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उन्हें देखते ही नियति के होठों पर स्माइल आ गई। स्माइल तो किसी और के होठों पर भी थी, पर वो स्माइल सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीली थी। अतीश समर्थ की दी इन्फॉर्मेशन से खुश था। वो शैतानों की तरह हंस रहा था। तभी उसने समर्थ की तरफ देख कहा, अब जब चिड़िया अपनी सेफ जोन से बाहर चली गई है तो तुम भी जाल फेंकने की तैयारी करो समर्थ। मुझे चिड़िया इस बार बीस्ट के पिंजरे में नहीं, अपने पिंजरे में चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी सर, मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है, चिड़िया बहुत जल्दी हमारी कैद में होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अतीश खुश हो गया और समर्थ को देखते हुए उसने कहा, बस एक बार वो मेरी कैद में आ जाए, फिर देख मैं कैसे बीस्ट को मदारी बनकर अपने इशारों पर बंदर की तरह नचाता हूँ। उसकी बात सुनकर समर्थ भी मुस्कुराने लगा। अतीश ने टेबल पर रखा शराब का गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाते हुए नियति की फोटो देखने लगा। उसकी स्माइल, उसकी खूबसूरती अतीश की आंखों में चुभ रही थी। वहीं उधर नियति अभी ही बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट को, उसके खूबसूरत चेहरे को कोई अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। वो नियति के हर एक्सप्रेशन को अपने कैमरे में कैद किए जा रहा था। उसने कुछ ही मिनटों में नियति की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली थी और उन फोटोज को देखते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, उस दिन के बाद तुम मुझे आज दिखी हो।
वहीं उधर नियति अभी भी बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट को, उसके खूबसूरत चेहरे को कोई अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। वो नियति के हर एक्सप्रेशन को अपने कैमरे में कैद किए जा रहा था। उसने कुछ ही मिनटों में नियति की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली थी और उन फोटोज को देखते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, उस दिन के बाद तुम मुझे आज दिखी हो। नियति अपने रूम में वापस चली गई तो उस आदमी ने अपने कैमरे में उसकी फोटो को देखते हुए कहा, यकीन नहीं होता कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम जानती भी हो, हमारी पहली मुलाकात के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं मिली। आज अचानक तुम मुझे मिल गई। मुझे तुमसे मिलना है एंजल। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और एक बार फिर उसने नियति के रूम की तरफ देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। नियति फ्रेश होने के बाद सोना से मिली। दोनों ही कैंटीन में बैठी थी और सोना उसके सामने टाइगर की बुराई किए जा रही थी। उसकी पूरी बात सुनकर नियति ने उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, सोना तुम्हें तो उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या हो जाता। इस बात पर सोना ने पलकें झुकाते हुए कहा, ये तुमने ठीक कहा। तभी वहां टाइगर आ गया और उसने आते ही नियति से पूछा, क्वीन आप ठीक है? उसकी आवाज सुनते ही सोना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। उद्धरण चिन्ह है। वही नियति ने टाइगर से कहा, भाई हम ठीक है, क्या आप ठीक? टाइगर ने स्माइल करते हुए कहा, ये क्वीन आई एम फाइन। नियति ने उससे अगला सवाल किया, आपकी बागर बिल्ली से बात हुई? जैसे ही सोना ने नियति की बात सुनी वो चौंक कर बोली, बागर बिल्ला? नियति ये बागर बिल्ला कौन है? मैं 2 बार तुम्हारे मुंह से ये सुन चुकी हूँ। सोना की बात सुनकर टाइगर और नियति दोनों ही गड़बड़ा गए और एक दूसरे को देखने लगे। सोना ने फिर पूछा तो नियति कुछ सोचते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी टाइगर का फोन बजा। उसके फोन की रिंग सुनकर सोना और नियति दोनों उसे देखने लगी। टाइगर ने अपना फोन देखा तो उसके फोन पर अब्रम का कॉल आ रहा था। सोना ने टाइगर और उसके फोन को इग्नोर किया और नियति से बोली, बताओ ना नियति, ये बागर बिल्ला कौन है? नियति घबराहट में अपने हाथों को रगड़ने लगी। वहीं टाइगर अब्रम से बात करने लगा। तभी नियति ने सोना से कहा, बागर बिल्ला? वो हमारा बिलोटा है, हम अपने बिलोटे को बागर बिल्ला कहते हैं। यहाँ नियति ने सोना से कहा। वहीं अब्रम ने भी कॉल पर उसकी बात सुन ली। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और दांत पीसकर खुद से कहा, टर्टल तुमने मुझे बिलोटा कहा, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नियति की बात टाइगर ने भी सुनी थी। उसने नियति की बात सुनते ही अपना सिर पीट लिया और मन में ही खुद से कहा, क्वीन ये क्या किया आपने? बीस्ट ने आपकी बात सुन ली, अब पता नहीं आपके साथ क्या होगा। रखूं? खुद से बात कर टाइगर ने अब्रम से कॉल पर कहा। बीस्ट में फोन। दूसरी तरफ से अब्रम ने दांत पीसते हुए कहा, डोंट कट द कॉल। अगर कॉल कट हुई तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। टाइगर उसकी बात सुनकर घबरा गया। उसकी आंखों के सामने कुछ महीने पहले का एक दृश्य आ गया जहां उसे बुरी तरह मारा जा रहा था। उसके शरीर के हर हिस्से से खून ही खून बह रहा था। इस मंजर को याद करते ही टाइगर का पूरा शरीर कांप उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपनी पनिशमेंट को याद कर टाइगर ने जल्दी से कहा, ओके बीस्ट। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और नियति को देखने लगा। वो अब्रम की बात सुनकर समझ गया था कि उसे नियति की पूरी बात सुननी है, इसलिए वो नियति के थोड़ा नजदीक जाकर खड़ा हो गया। वहीं नियति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। सोना ने उसकी बात में इंटरेस्ट लेते हुए कहा, अरे वाह यार, तुम्हारा बिलोटा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और बताओ ना अपने बिलोटे के बारे में। ये सुनते ही नियति भी फॉर्म में आ गई और एक्साइटेड होकर बोली, हमारा बिलोटा न बड़ा ही हैंडसम है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और उनकी नाक वो इतनी लंबी है कि उनकी नाक पर हर समय बस गुस्सा ही रहता है। और उनका मिजाज हाय उसके तो क्या ही कहने। मौसम जैसे है वो कभी भी बदल जाते हैं। कभी शांत हवा बनकर बहते हैं तो कभी बिन मौसम बरसात बनकर बरस जाते हैं। कभी संध्या की तरह दिल को सुकून देते हैं तो कभी तूफान बनकर सब तहस नहस कर देते हैं। उनके पीछे सैकड़ों बिल्लियां पड़ी हैं, वो सभी बिल्लियां उनके लिए पागल हैं। ऐसे है हमारे बिलोटे। नियति बोलकर चुप हुई तो सोना जो उसे हैरानी से आंखें फाड़े देखते हुए उसकी बात सुन रही थी, वो बोली, नियति तुम्हारा बिलोटा कोई इंसान है क्या? ये सुनते ही नियति हड़बड़ा गई और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगी। वहीं कॉल पर अब्रम ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थीं। उसने फोन को कसकर पकड़ते हुए कहा, टर्टल तो तुम्हारी नजरों में मैं एक बिलोटा हूँ, एक बार तुम वापस आ जाओ फिर बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो कॉल कट करने लगा, पर तभी नियति की आवाज सुनकर वो रुक गया और उसकी पूरी बात सुनने लगा। नियति सोना की बात पर बोली, नहीं सोना, हमारा बिलोटा सचमुच का एक बिलोटा है, भला हम किसी इंसान को क्यों बिलोटा कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सोना धीरे से मुस्कुराई। वहीं नियति ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, बस हमारा बिलोटा न सभी के बिलोटों से थोड़ा ज्यादा चंट है, चालाकी तो उनके रोम रोम में बसी है।
तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर कब वो तुम्हारा फायदा उठा ले तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए नियति को वो लम्हा याद आया जब अब्रम ने उसे किस कर लिया और उसके फॉर्म पर साइन भी नहीं किया था। नियति आगे बोली, तुम्हें पता है सोना, हमारा बिलौटा पंजे मारता है, हमें तो घायल ही कर देता है, उसका बस चले तो वो हमें काट खाए। ये सुनते ही टाइगर नियति को हैरानी से देखने लगा। उसे नियति की बात बार हंसी आ रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी हंस दे। टाइगर ने उसे देखते हुए मन में कहा, क्वीन आप कितनी इनोसेंट हैं, आपको तो पता भी नहीं आपकी सारी बातें बीस्ट सुन रहे हैं। अब पता नहीं आपकी बात सुनकर बीस्ट का कैसा रिएक्शन होगा। वहीं अब्रम ने नियति की बात पर कहा, टर्टल तो मैं तुम्हें काटता हूँ, तुम एक बार वापस आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ काटना किसे कहते हैं। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर सोना नियति की बात पर क्लैपिंग करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी में नियति की हंसी भी शामिल थी। टाइगर दोनों लड़कियों को हंसते हुए देख रहा था, पर उसे सोना की स्माइल चिढ़ा रही थी। उसने सोना को देखते हुए खुद से कहा, इसकी हंसी कितनी इरिटेटिंग है, क्यों ना मैं इसके मुंह पर मुक्का मारकर इसके सारे दांत तोड़ दूं। ये ख्याल आते ही टाइगर भी स्माइल करने लगा। वही सोना नियति से बोली, यार नियति तुम्हारा बिलौटा और तुम दोनों ही कमाल के हो, मुझे भी तुम्हारे बिलौटे से मिलना है, एक बार तुम मुझे अपने बिलौटे से जरूर मिलाना। उसकी बात पर नियति ने सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ विला में अब्रम ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम में आया और मिरर के सामने खड़े होकर रेडी होने लगा। वो खुद को देखते हुए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में नियति की हंसी की आवाज गूंजी और वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे मिरर में नियति का अक्ष दिखा। नियति के अक्ष ने उस पर हंसते हुए कहा, हाँ 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 बिलौटा। ये सुनते ही अब्रम चिढ़ गया। वो जैसे ही नियति के अक्ष से कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका अक्ष गायब हो गया। ये देखकर अब्रम ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ गई, अभी तो यही थी, उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कान में नियति के अक्ष ने उसे फिर से बिलौटा कहा। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो नियति का अक्ष फिर से गायब हो गया। ऐसा ही 2-3 बार और हुआ और अब्रम का सिर घूमने लगा। वो अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया और टेबल को घूरते हुए कहा, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। वो बैठा खुद को नॉर्मल कर ही रहा था कि इतने में ही एक सर्वेंट आया और उसने डोर पर नॉक करते हुए कहा, बीस्ट आपकी कॉफी। अब्रम फिर से इरिटेट हो गया और उसने सर्वेंट की तरफ देख गुस्से में कहा, मेरे सिर पर रख दो। वो सर्वेंट उसका गुस्सा देखकर डर गया और वो कॉफी जल्दी से टेबल पर रखकर चला गया। अब्रम कॉफी उठाकर जैसे ही उसकी शिप लेने को हुआ कि तभी उसके कान में फिर से नियति की आवाज आई, बिलौटा। अब्रम ने फ्रस्ट्रेशन में मुंह बना लिया और कॉफी को टेबल पर रख कर चला गया। वहीं उधर मनाली में सभी स्टूडेंट घूमकर थक गए थे, इसलिए अपने रूम में रेस्ट करने के बाद वो सभी होटल के लॉन में बॉनफायर के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे थे। उनमें ही नियति और सोना भी बैठी थी। टाइगर सबकी नजरों से दूर बैठा जगुआ से बात कर रहा था। तभी नियति के पास एक लड़का आया और उसने नियति को एक बुके दिया। नियति ने उसके हाथ से बुके लेते हुए कहा, ये किसने। नियति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसे अब्रम की याद आई और उसने सोचते हुए खुद से कहा, नियति तुम्हें ये बुके तुम्हारे बागर बिल्ले के अलावा और कौन देगा, उन्होंने ही भेजा होगा हमें मनाने के लिए। कल से उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं की न, इसलिए अब हमें बुके देकर मनाना चाहते हैं, उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए वो मुस्कुराई। वहीं उस लड़के के जाने के बाद सोना ने उससे कहा, नियति ये बुके किसने भेजा। नियति एक्साइटेड होकर बोली, ये बुके हमारे बिलो। ये कहते हुए वो अचानक से रुक गई और अपनी एक उंगली दांतों के बीच रखकर सोचने लगी। सोना ने उसे आंखों से इशारे कर पूछा तो नियति मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं किसने भेजा। ये सुन सोना ने उसके हाथ से बुके लेते हुए कहा, जिसने भी भेजा है अभी पता चल जाएगा, इस बुके में भेजने वाले ने कुछ तो रखा होगा। ये कहकर वो बुके को चेक करने लगी। वहीं जब टाइगर ने जगुआ से बात करते हुए नियति और सोना की तरफ देखा तो सोना के हाथ में बुके देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूर कर देखते हुए खुद से बोला, ये जंगली बंदरिया को किसने दिया, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस जंगली बंदरिया ने मुझे बताया क्यों नहीं। टाइगर सोना को घूरते हुए खुद से ही बात कर रहा था। वही सोना ने बुके में से कार्ड निकालते हुए कहा, मैंने कहा था ना, भेजने वाले ने इसमें कुछ तो रखा होगा। ये कहते हुए वो उस कार्ड को खोलने लगी। वहीं नियति उसे मुंह बनाते हुए देख रही थी। उसे डर लग रहा था, सोना अब्रम का मैसेज पढ़कर कहीं समझ न जाए कि उसे ये बुके देने वाला अब्रम सिंह चौहान उर्फ बीस्ट है। इसी डर से नियति का गला सूख गया था। तभी सोना ने स्माइल करते हुए कार्ड पढ़ा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सुंदरता भी तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर शर्मा जाए। तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें ये फूल भेज रहा हूँ, पर प्लीज इसे डस्टबिन में मत फेंकना। मेरी गुस्ताखी की सजा इन मासूम फूलों को मत देना। एंजल। इसी डर से नियति का गला सूख गया था। तभी सोना ने स्माइल करते हुए कार्ड पढ़ा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सुंदरता भी तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर शर्मा जाए। तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें ये फूल भेज रहा हूँ, पर प्लीज इसे डस्टबिन में मत फेंकना। मेरी गुस्ताखी की सजा इन मासूम फूलों को मत देना। एंजल सोना कार्ड पढ़कर नियति को अपने कंधे से मारते हुए धीरे से मुस्कुराई और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, क्या बात है नियति, ये अननोन तो तुम्हारा आशिक निकला। नियति मुस्कुराते हुए मन में ही खुद से बोली, बागर बिल्ले तो धीरे धीरे रोमांटिक होते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर और सबके साथ बैठने के बाद नियति अपने रूम में आ गई। उसके हाथ में फ्लावर बुके था। उसने बुके को टेबल पर रखा और बेड पर लेटते हुए अपने फोन में अब्रम का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी पर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। नियति ने फोन कान पर लगाए हुए ही कहा, ये बागर बिल्ला कहाँ गायब है, हमारी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए नियति ने मुंह बना लिया। वहीं दूसरी तरफ अब्रम लेट नाइट भी ऑफिस में ही था और मीटिंग रूम में सबके साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। उसका फोन टेबल पर साइलेंट मोड पर रखा था और वो अपनी मीटिंग करने में बिजी था। उसकी मीटिंग करीब 1 घंटे बाद खत्म हुई। सभी के मीटिंग रूम में जाने के बाद अब्रम ने अपना फोन उठाकर देखा तो डिस्प्ले पर नियति की 15 से 20 कॉल शो हो रही थी। नियति की इतनी कॉल्स देखकर अब्रम के होठों पर मुस्कान आ गई और वो अपने फोन को देखते हुए बोला, टर्टल अगर तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही है तो तुम गई ही क्यों। अब मुझे छोड़कर गई हो तो सजा तो मिलेगी ही। ये कहते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई और वो अपने फोन में नियति की फोटोज निकाल कर देखने लगा। नियति की जितनी भी फोटोज अब्रम के फोन में थी वो सभी इम्परफेक्ट थी, पर उसमें भी परफेक्शन झलक रही थी। उन फोटोज को देखकर कोई भी यही कहता कि जब नियति की ये फोटोज क्लिक हो रही थी तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी फोटोज क्लिक हो रही थी। नेक्स्ट डे मनाली में नियति मिरर के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से का लाल रंग छाया हुआ था और वो मुंह बनाए अपने गीले बालों को पोंछ रही थी। उसकी नज़र रह रहकर बेड साइड टेबल पर रखे फोन पर जा रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि अब्रम उसे कॉल करेगा, पर उसकी ये उम्मीद जल्द ही टूट गई और वो टॉवल को बेड पर फेंकते हुए फोन उठाकर फोन को घूरते हुए बोली, आप खुद को समझते क्या हैं? क्या आपको अब कम दिखाई देने लगा है? हमने आपको कितनी कॉल्स की और आपने अभी तक हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। कितनी गंदे हैं आप, आपको हमारी याद नहीं आती क्या? एक सेकंड, ये बोल वो अपनी एक उंगली गाल पर रखकर सोचने लगी, हम यहाँ हैं तो आपको सुलाता कौन होगा? आपको तो हमारे बिना नींद ही नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं आपको हमारे बिना नींद आने लगी है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। जहाँ एक तरफ नियति का मुंह बना हुआ था वहीं समर्थ गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। उसने कॉल पर अपने आदमियों से कहा, अबे साले, एक लड़की को उठाने में इतना टाइम लगता है? अब बस 1 दिन बचा है, कब करेगा उसका किडनैप? दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, सर हम लड़की को उठाने का मौका तलाश रहे हैं पर हमें मौका नहीं मिल रहा। लड़की अकेली नहीं है, उसके आसपास लोग रहते हैं और एक आदमी वो उसका बॉडीगार्ड लगता है। उसे हर समय लड़की के साथ देखा गया है। जब भी मेरे छोरे लड़की के पास जाते हैं तभी वो आदमी बीच में आ जाता है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने कहा, जिसकी तू बात कर रहा है वो टाइगर है। जैसा नाम है वैसा ही वो भी है। टाइगर जितनी रफ्तार और उतनी ही तेज नजरें। उसकी नजरों में आए बिना लड़की को उठा। अगर उसने तुझे देख लिया तो मारा जाएगा। अभी भी पूरा एक दिन है, मीन्स 24 घंटे 1440 मिनट 2,43,600 सेकंड। इनमें कोई एक लम्हा तो ऐसा आएगा जब वो तुझे अकेले मिलेगी। कोई एक पल जब वो टाइगर उसके साथ नहीं होगा, तभी उसे उठा ले। उद्धरण चिन्ह। समर्थ की बात पर उस आदमी ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मैं आज रात तक उसे उठा लूंगा। ये सुन समर्थ ने कहा, गुड, जैसा काम करेगा वैसा दाम मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उधर आदमी ने अपने फोन को देखते हुए कहा, आज तक मैंने कोई भी काम अधूरा न छोड़ा है तो इसे कैसे अधूरा छोड़ दूंगा। ये काम भी पूरा होगा और आज ही पूरा होगा। ये बोल वो शैतानों की तरह मुस्कुराया। वही होटल के अंदर टाइगर बात करते हुए नियति के रूम की तरफ जा रहा था कि तभी सामने से आ रही सोना से टकरा गया। उससे टकराते ही सोना नीचे गिर गई। वो अपनी कमर को पकड़ते हुए दर्द में मुंह बनाकर बोली, ओह गॉड, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बोलते हुए उसने सामने देखा तो अपने सामने खड़े टाइगर को देखकर वो मुंह बनाते हुए गुस्से में बोली, जंगली बंदर, तुम आदमी हो या खंबा? क्यों बार बार खंबे की तरह बीच में खड़े हो जाते हो और तुम मुझसे क्यों टकराते हो? टाइगर फोन अपनी जेब में रखते हुए बोला, जंगली बंदर, या गलतफहमी में हो तुम? टकराता मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे टकराती हो। उसकी बात सुनकर सोना भी खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हर बार। टाइगर ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। ये सुनकर सोना को और गुस्सा आ गया और वो उसे उंगली दिखाते हुए जैसे ही गुस्से में कुछ कहने को हुई कि तभी टाइगर ने उसके हाथ को झटक कर जाते हुए कहा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने का, सो लीव मी नाउ। ये कहकर वो चला गया।
वही सोना उसे गुस्से में घूमने लगी। उसे टाइगर पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो बड़ा सा पत्थर उठाए और उसे टाइगर के सिर पर मार दे। गुस्से में वो भी पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। टाइगर ने जैसे ही नियति के रूम के डोर पर नॉक किया तो उसे फिर से एक कॉल आ गई। उसने कॉल देखी तो अब्रम उसे कॉल कर रहा था। उसकी कॉल देखकर टाइगर ने कहा, जब भी मैं क्वीन के आसपास होता हूँ बीस तभी क्यों कॉल करते हैं। उसने कॉल रिसीव कर अब्रम से कॉल पर हेलो कहा। तभी दूसरी तरफ से अब्रम की आवाज आई, टर्टल कैसी है, क्या वो सोकर उठी। टाइगर ने उसके पूछने पर कहा, बिस्ट में क्वीन से ही मिलने आया हूँ। जैसे ही टाइगर ने ये कहा उसी टाइम नियति ने डोर ओपन किया और टाइगर को देखते ही उसने मुंह बनाकर कहा, भाई क्या बागर बिल्ले की आपसे बात हुई। कॉल पर अब्रम भी उसकी बात सुन रहा था। टाइगर को समझ नहीं आ रहा था कि वही बार बार क्यों ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है। कॉल पर बीस्ट है और सामने क्वीन, आखिर वो किसकी साइड ले। टाइगर कंफ्यूजन में खड़ा नियति को देखते हुए सोच ही रहा था कि तभी उसके कान में अब्रम की आवाज गई, उसे ये मत बताना कि मैं कॉल पर हूँ। उसकी बात सुनकर टाइगर ने नियति को देखते हुए कहा, हाँ क्वीन कल रात में बात हुई थी। ये सुनते ही नियति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, उनके पास आपसे बात करने का टाइम है पर हमसे बात करने का टाइम नहीं है। आपको पता भी है भाई जब से हम आए हैं हमने कितनी कॉल्स की उन्हें, पर वो है कि हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, ना हमें खुद कॉल कर रहे हैं। पता नहीं किस बात का गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। हम यहाँ आए भी तो उनकी मर्जी से है, फिर क्यों हमारे साथ वो ऐसा कर रहे हैं। कॉल पर अब्रम नियति की सारी शिकायतें सुन रहा था तो वही टाइगर को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो कबाब में हड्डी है। वो दोनों के बीच से जल्द हट जाना चाहता था पर न चाहते हुए भी अब्रम के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे वहीं खड़े रहना पड़ा। नियति गुस्सा करते हुए आगे बोली, हमें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, हमारा मन कर रहा है हम उनका मुंह नोच ले, सिर्फ फोड़ दे। जब हम वापस जाएंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। जिस तरह वो हमें इग्नोर कर रहे हैं हम भी उन्हें वैसे ही इग्नोर करेंगे। आखिर वो खुद को समझते क्या है। आह, ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाई। टाइगर उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखकर डर गया। नियति गुस्से में बहुत बुरी तरह चिल्लाई थी। वो उसे देखकर 2 कदम पीछे हो गया। वही कॉल के दूसरी तरफ अब्रम नियति को गुस्सा करते देखकर मुस्कुरा रहा था। टाइगर ने नियति का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे पूछा, क्वीन आपने ब्रेकफास्ट किया। नियति इस बार भी गुस्से में बोली, नहीं खाना हमें कुछ भी, हमें अब किसी से कोई बात नहीं करनी, जाए आप यहाँ से। ये कहकर उसने टाइगर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। टाइगर उसे रोकता ही रह गया पर नियति ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कॉल पर अब्रम से कहा, बीस्टा प्लीज क्वीन को कॉल करिए, वो बहुत गुस्से में हैं, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसकी बात को इग्नोर करके कहा, उसे ब्रेकफास्ट करवाओ, अगर उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो सजा तुम्हें मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वही हुई टाइगर ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो हक्का बक्का रह गया। आखिर उसकी क्या गलती थी, उसने क्या किया जो सजा उसे मिलेगी। क्वीन की नाराजगी की वजह बीस्ट खुद है, फिर सजा उसे क्यों मिलेंगी। ये सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसे बलि के बकरे वाली फीलिंग आ रही थी। टाइगर ने अफसोस करते हुए सिर हिलाया और डोर पर नॉक करने लगा। शाम का समय, सभी होटल के गार्डन में थे और गेम खेल रहे थे। नियति भी सोना के साथ वहीं थी और सभी के साथ एंजॉय कर रही थी। टाइगर उससे कुछ दूरी पर खड़ा हमेशा की तरह उस पर नजर रखे हुए था। उसकी नजरें सोना और नियति दोनों पर ही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा तो कॉल जैगुआ की थी। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से जैगुआ ने कहा, क्या कर रहा है, अभी भी सिंगल है या कोई मिल गई। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने कहा, मेरी छोड़ अपनी बता। इस पर जैगुआ बोला, अबे साले क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है, चल अब जल्दी से अपनी वाली की फोटो भेज, वो कैसी दिखती है मुझे देखना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर मुस्कुराने लगा और फिर दोनों ही बात करने लगे। करीब 5 मिनट जगुआ के साथ बातों में उलझे रहने के बाद उसने वापस से नियति की तरफ देखा तो उसे वहां सोना ही दिखी। उसके साथ नियति नहीं थी। नियति को उसके साथ न देखकर टाइगर की भौहें तन गई और वो जल्दी से सोना के पास गया और उसका हाथ पकड़ के उसे भीड़ से बाहर निकाल लाया। सोना अपना हाथ झटक कर उससे बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ जंगली बंदर। नियति को उसके साथ न देखकर टाइगर की भौहें तन गई और वो जल्दी से सोना के पास गया और उसका हाथ पकड़ के उसे भीड़ से बाहर निकाल लाया। सोना अपना हाथ झटक कर उससे बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ जंगली बंदर। सोना उस पर चिल्ला रही थी पर टाइगर को उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वैसे ही सोना का हाथ पकड़े हुए उसे खींचते हुए बाहर ले आया। तभी सोना उसकी तरफ देख गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो क्या जंगली बंदर, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है।
ये कहकर वो जाने लगी, तभी टाइगर ने उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने हाथ आगे कर दिया। सोना उसका हाथ देखकर तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है। टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें ये बदतमीजी लगती है तो बदतमीजी सही, मुझे तुमसे बात करनी है। क्वीन थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ गई है। सोना टाइगर को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम मुझे इसके लिए यहाँ लेकर आए हो। ये बात तो तुम मुझसे वहां पर भी पूछ सकते थे। उसकी बात सुनकर टाइगर ने कहा, जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। क्वीन कहाँ है। सोना दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या इडियट हो। अगर लड़की तुम्हें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खो गई है। अरे भाई, वो वॉशरूम भी जा सकती है। सोना की बात सुनकर टाइगर की भौहें तन गई और उसने सोना को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे भाई कहा। सोना उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो मैं तुम जैसे जंगली बंदर को अपना भाई बनाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर को उसके मुंह से खुद के लिए भाई सुनकर गुस्सा आ गया था, पर अभी जो सोना ने कहा वो सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था। एक बार फिर उसका ध्यान नियति पर चला गया और उसने सोना से कहा, क्वीन को गए हुए कितना टाइम हो गया है। सोना अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, यही कुछ 10 से 15 मिनट हुए होंगे। टाइगर ने कहा, क्या वॉशरूम में इतना टाइम लगता है। हैं, सोना ने कहा, कभी कभी, बट मोस्टली 5 से 10 मिनट बहुत होते। ये सुन टाइगर ने सोना का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर सोना उसके पीछे चलते हुए बोली, अरे जंगली बंदर, अब तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे तो दिया, अब छोड़ो मेरा हाथ। देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। टाइगर उसकी बात को इग्नोर कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए बोला, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं जाओगी तो उठा कर ले जाऊंगा। ये सुनते ही सोना की आंखें बड़ी हो गई और उसने टाइगर पर बरसते हुए कहा, यूं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे उठा कर ले जाओगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर सोना ने टाइगर के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। टाइगर के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने मुड़कर देखा तो सोना उसके हाथ पर बाइट कर रही थी। ये देखकर टाइगर उसे घूरने लगा। जब सोना उसे बाइट करके थक गई तो उसने सिर उठाकर टाइगर को देखा और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो क्या, पत्थर के बने हो, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या। टाइगर ने कुछ नहीं कहा और झुककर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। सोना उसकी बैक पर मुके मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, नीचे उतरो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। टाइगर ने कहा, अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं अपने तरीके से बंद करने पर आया तो पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। सोना उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे और जोर जोर से मारने लगी। टाइगर पर उसके मारने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सोना को नीचे उतरा और उसके कुछ बोलने से पहले ही खुद कहा, चेक करो क्वीन अंदर है या नहीं। उसकी बात सुनकर सोना ने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो सामने वॉशरूम का डोर था। उसने एक नज़र टाइगर को घूरा और पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम के बाहर खड़ा टाइगर घबराहट में बार बार इधर से उधर चल रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और सोना बाहर आई। उसे देखते ही टाइगर ने उसके पास जाते हुए क्यूरोसिटी से पूछा, क्या हुआ, क्वीन अंदर ही है ना। सोना ने उसे देखते हुए ना में सिर हिला दिया। टाइगर उसे देखकर हैरान रह गया और एक हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, जिसका डर था वही हुआ, क्वीन मिसिंग है। उद्धरण चिन्ह। टाइगर को पैनिक होते देखकर सोना बोली, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, नियति यही कहीं होगी, आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, तुमने उन्हें अकेले जाने ही क्यों दिया, तुम खुद क्यों नहीं गई उनके साथ। उसे खुद पर चिल्लाते देखकर सोना ने कहा, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, इसमें मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता था कि वो अकेले जाएगी तो खो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। ये कहकर वो जाने लगा। सोना भी उसके साथ चली गई। वो दोनों ही नियति को होटल में ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और नियति का कोई पता नहीं चल रहा था। पूरा होटल चेक करने के बाद टाइगर और सोना दोनों गार्डन में थे। तभी टाइगर ने गुस्से में एक पेड़ पर लात मारते हुए कहा, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। मुझे बीस्ट ने कितने भरोसे के साथ क्वीन की जिम्मेदारी दी थी, मैंने कैसे उन्हें खो जाने दिया। अब मैं बीस्ट से क्या कहूँगा। गुस्से में उसने एक जोरदार पंच पेड़ पर मारा तो वो पेड़ भी हिलने लगा। सोना जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही थी, वो टाइगर का गुस्सा देखकर डर गई थी, पर उसके हाथ से बहते खून को देखकर वो उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास आकर टाइगर के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या जंगली बंदर, देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है, कोई खुद को हर्ट करता है क्या। ये कहते हुए उसके हाथों से बह रहे खून को वो अपने स्कार्फ से साफ करने लगी। तभी टाइगर ने गुस्से में अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, पहले क्वीन को ढूंढना जरूरी है। ये कहकर वो जाने लगा।
पर सोना ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके हाथ पर जबरदस्ती अपना स्कार्फ लपेटते हुए बोली, 2 मिनट में कुछ नहीं होता, मुझे बस तुम्हारे 2 मिनट चाहिए। टाइगर उसे घूरकर देख रहा था, वही सोना उसके लिए परेशान हो रही थी। उसने जैसे ही टाइगर के हाथ पर अपना स्कार्फ बांधा, टाइगर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे 2 मिनट पूरे हो गए। ये कहकर वो गार्डन से बाहर चला गया। सोना भी उसके पीछे जाते हुए बोली, अरे मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रही हूँ। टाइगर ने होटल के गार्ड से भी पूछताछ की, पर उन्हें भी नियति के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने गार्ड्स को नियति की फोटो भी दिखाई, पर गार्ड ने मना कर दिया। टाइगर ने सोचते हुए कहा, आई एम श्योर क्वीन का किडनैप हुआ है, वरना अब तक वो हमें मिल जाती। उसकी बात सुनकर सोना ने उसे देखते हुए कहा, ये बात तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो? किडनैपिंग जैसी चीजें तो फिल्मों में होती है, इसे तुम रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे कर सकते हो? उसकी बात पर टाइगर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, पर उसे भी कहाँ पता था कि नियति असली पहचान क्या है और वो किससे कनेक्ट है। जब वो नियति और बीस्ट के बारे में जानते थी ही नहीं तो उसे कैसे उनके दुश्मनों के बारे में पता होगा। यही सोचकर टाइगर ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगा। उसने टाइम देखकर कहा, क्वीन को गायब हुए आधा घंटा हो गया है, मुझे बीस्ट को बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार को देखकर टाइगर की आंखें बाहर हो गई। वही सोना सवालिया नजरों से कार को देख रही थी। कार की बोनेट पर लगा बब्बशेर का लोगो ये बता रहा था कि वो किसकी कार है। टाइगर और सोना के देखते ही देखते पाइथन कार से बाहर आया और उसने बीस्ट के लिए कार का बैकडोर ओपन किया। अब्रम की कार से बाहर आते ही उसकी नजरें टाइगर से जा मिली। वो अब्रम को देखते ही हड़बड़ा गया था, उसका गला सूख गया था और उसके अंदर एक डर ने जन्म ले लिया था। टाइगर के चेहरे पर इतनी ठंड में भी पसीना आ गया था। उसके चेहरे को पसीने में लथपथ देखकर अब्रम ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? टर्टल कहाँ है? टाइगर ने अटकते हुए कहा, बीस्ट आप यहाँ। अब्रम ने उसे घूरते हुए कहा, टाइगर जो पूछा है उसका जवाब दो, टर्टल कहाँ है? अब्रम उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर ही समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना टाइगर इतना नहीं घबराता और इतनी ठंड में भी उसके पसीने नहीं छूटते। अब्रम के सवाल ने टाइगर को जवाब देने पर मजबूर कर दिया और उसने अब्रम से नजरें चुराते हुए कहा, बीस्ट वो क्वीन वॉशरूम गई थी, फिर पता नहीं वॉशरूम से कहाँ गायब हो गई, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उसके ये कहते ही अब्रम ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, गायब हो गई का क्या मतलब है? टाइगर, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी, फिर कैसे तुम्हारे रहते वो गायब हो गई? टाइगर उसे सब बताने लगा। उसकी बात सुनकर अब्रम ने उसकी कॉलर को और मजबूती से पकड़ते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मुझे टर्टल चाहिए। तुम जानते हो अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ। ये कहकर वो रुक गया और 1 सेकंड का पोज लेकर आगे कहा, टर्टल को मिसिंग हुई कितना टाइम हुआ है? टाइगर ने कहा, आधा घंटा। ये सुनते ही अब्रम को और गुस्सा आ गया और उसने टाइगर की कॉलर को छोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। उसने गुस्से में जोर से अपनी गाड़ी के टायर को किक किया और पाइथन की तरफ देख कहा, मुझे टर्टल चाहिए, वो इस जगह से बाहर नहीं जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही पाइथन और टाइगर दोनों ही समझ गए कि उन्हें क्या करना है और पाइथन ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए ओके बीस्ट कहा और किसी को कॉल करने लगा। टाइगर भी अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नियति को वैन में ले जाया जा रहा था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथों को पीछे कर बांधा हुआ था। नियति बेहोश थी, उसके सिर पर चोट का भी निशान था। वैन का ड्राइवर स्पीड में वैन को ड्राइव कर रहा था। पीछे सीट पर नियति के साथ 2 लोग बैठे थे और उसके सामने वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे। दोनों लोगों के बीच बैठे आदमी ने नियति को देखते हुए कहा, चिड़िया ने कोशिश तो बहुत की थी, फुर होने की पर पकड़ी गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने नियति के दोनों तरफ बैठे आदमियों से कहा, अगर ये होश में आकर ज्यादा चालाकी दिखाए तो इसके पंख काट देना। पीछे सीट पर नियति के साथ 2 लोग बैठे थे और उसके सामने वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे। दोनों लोगों के बीच बैठे आदमी ने नियति को देखते हुए कहा, चिड़िया ने कोशिश तो बहुत की थी, फुर होने की पर पकड़ी गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने नियति के दोनों तरफ बैठे आदमियों से कहा, अगर ये होश में आकर ज्यादा चालाकी दिखाए तो इसके पंख काट देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति के लेफ्ट साइड बैठे आदमी ने कहा, पंख तो हम इसके काट देंगे, पर तुमने ही कहा था लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। उस आदमी ने नियति के बगल बैठे आदमी को घूर कर देखा और बोला, वैसे तो तुझे मेरी कोई बात याद नहीं रहती, पर ये कैसे याद रह गई? उद्धरण चिन्ह। ये सुन उस आदमी ने नजरें चुरा ली। ये देखकर नियति के राइट साइड बैठे आदमी ने कहा, जब बात पैसों की हो तो इस गधे को सब याद रहता है। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बात सुनकर उनके बीच बैठे मैन आदमी ने कहा, अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चेक पोस्ट के बाद तुम दोनों ही इस लड़की के साथ रहोगे। इसके होश में आते ही इसे वापस से बेहोशी का इंजेक्शन दे देना। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं।
अगर इसने हमारा चेहरा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की उस आदमी का फोन रिंग हुआ। प्राइवेट नंबर देखकर उस आदमी ने अपने आदमियों से कहा, डीलर का फोन है। उद्धरण चिन्ह। सबने सिर हिलाया और शांत होकर बैठ गए। उस आदमी ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से समर्थ ने कहा, क्या काम हुआ? उस आदमी ने कहा, हाँ हो गया। डिलीवरी कहाँ करनी है? समर्थ ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर पर, वहाँ तुम्हें एक ग्रे कलर की वैन मिलेगी, उसे कोड बताना, वो तुम्हें पैसे दे देगा। समर्थ की बात सुन उस आदमी ने कहा, देखो साहब, अपन लोग कॉन्ट्रैक्टेड किलर्स हैं। डिलीवरी के बाद ना अपन तुमको जानता है न तुम अपन को पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना। ये सुन समर्थ ने कहा, डोंट वरी, तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस डिलीवरी कर दो, और हाँ, लड़की को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया और उसने बेहोश पड़ी नियति का चेहरा देखा। उसके माथे पर चोट लगी थी, होठों के कोने पर खून सूख चुका था, उसके चेहरे पर कुछ खसेचों के निशान भी थे। ये सब देखकर उसने समर्थ से कहा, लड़की होशियारी दिखा रही थी, इसलिए कुछ खरोचें लग गई हैं। उद्धरण चिन्ह। समर्थ बोला, तुमसे कहा था न, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अब जो हो गया वो हो गया, पर अब उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समर्थ की बात पर उसने ओके कहा और फोन रख दिया। समर्थ ने डीलर से बात कर अतीश की तरफ देख कहा, काम हो गया है सर। अतीश के हाथ में शराब का ग्लास था, उसने ड्रिंक करते हुए कहा, मेरा आइडिया काम कर गया ना? समर्थ ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, सही टाइम पर आपने सही सजेशन दिया। हमारे आदमियों को वापस बुलाकर कॉन्ट्रैक्टेड किलर को हायर करना और उससे बीस्ट की वाइफ का किडनैप करवाना। आपका ये आइडिया माइंड ब्लोइंग था। अगर ये लोग पकड़े भी जाते हैं तो हम पर कोई आंच नहीं आएगी, हम सेव ही रहेंगे। ये कहते हुए समर्थ की मुस्कान और गहरी हो गई थी। अतीश ने ड्रिंक की शिप लेते हुए आगे कहा, तैयारी करो, बीस्ट को 840 वॉट का झटका देना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर समर्थ ने सिर हिला दिया। तो वही अतीश ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया और फोन कान पर रख लिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक करते ही अतीश ने कहा, डेड, मेरे हाथ बीस्ट की कमजोरी लग गई है, अब हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। डेड, फाइनली इतने सालों बाद हम जीत गए। उद्धरण चिन्ह। समर्थ की बात सुनकर उसका डेड तिरछा मुस्कुराया। वो अंधेरे में खड़ा था इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर अतीश की बात पर उसके डेड ने कहा, गुड वर्क माय सन। कहाँ है वो? अतीश ने कहा, बस डेड, कुछ घंटों बाद वो मेरे पास होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन उसके डेड ने कहा, अतीश बी केयरफुल, वो बीस्ट है, अगर तेरे हाथ उसकी कमजोरी लग गई है तब भी उसे कम मत आंकना। अपने डैड के समझाने पर अतीश ने कहा, ओके डेड, मैं ध्यान रखूंगा। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और समर्थ के साथ चीयर करने लगा। जहां एक तरफ अतीश अब्रम को हराकर खुश हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नियति के रूप में बैठा अब्रम उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी टाइगर और पाइथन दोनों आए। अब्रम ने उन्हें नजरें उठाकर देखा तो टाइगर ने कहा, बीस, जैसा आपने कहा था हमने कर दिया है। पुलिस यहाँ से जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी किए खड़ी है। उनके पास क्वीन की फोटो भी है। जिन लोगों ने क्वीन का किडनैप किया है, अब वो लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम ने पाइथन की तरफ देखते हुए कहा, पुलिस अपना काम करती रहेगी, पर हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमारे आदमी से कहो टर्टल को ढूंढे। पाइथन ओके बीस्ट बोलकर चला गया। टाइगर भी वहां से जाने लगा तो अब्रम ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे टर्टल चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। टाइगर, ढूंढो उसे। उद्धरण चिन्ह। टाइगर को गिल्ट था कि उसकी वजह से टर्टल का किडनैप हो गया। उसने शर्मिंदगी से अपनी पलकें झुका ली और अब्रम की बात पर कहा, आई एम सॉरी बीस्ट, मैं आपसे वादा करता हूँ क्वीन को कुछ नहीं होगा, मैं क्वीन को ढूंढ कर लाऊंगा। अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, उसे तुम्हें लाना ही होगा, नहीं तो तुम जानते हो वो नहीं आए तो क्या होगा। उसके ठंडे लफ्जों में छुपी धमकी को और उसके कहर को टाइगर अच्छे से समझ रहा था। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि तभी अब्रम के सवाल ने एक बार फिर उसे रोक लिया। अब्रम ने रूम के बेड साइड टेबल पर रख बुके को देखते हुए कहा, ये टर्टल के पास कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उससे नजरें हटाकर बुके को देखा तो उसे देखते ही पहचान गया। उसने सोचते हुए कहा, ये बुके तो जंगली बंदरिया के पास था, क्वीन के रूम में कैसे आया? वो अभी बुके को देखते हुए सोच ही रहा था कि तभी अब्रम ने रूड वॉइस में कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता टाइगर, मैं तुमसे कुछ पूछा है। टाइगर ने अपने सेंस में आते हुए जल्दी से कहा, बीस्ट, ये बुके क्वीन की फ्रेंड के पास था, शायद उसने क्वीन को ये दिया हो। उसकी बात सुनकर अब्रम ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में रखते हुए उससे कहा, जब टर्टल का किडनैप हुआ तब उसके साथ कौन था? टाइगर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, बीस्ट, क्वीन वॉशरूम गए थे और जब काफी देर तक वो वॉशरूम से नहीं आए तो उनके फ्रेंड की हेल्प से मैंने वॉशरूम की तलाशी ली, पर वहां क्वीन नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अब्रम ने सोचते हुए खुद से कहा, इसका मतलब टर्टल को वॉशरूम के बाहर से ही किडनैप किया गया है।
पर कौन है जो टर्टल को किडनैप कर सकता है और उसे कैसे पता चला कि टर्टल ट्रिप पर जा रही है? कोई तो बात जरूर है, कोई तो ऐसा है जो शुरू से ही टर्टल पर नजर रखे हुए था। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात कर अब्रम ने टाइगर से कहा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा जिसे तुमने टर्टल के आसपास बहुत ज्यादा देखा हो? ये सुन टाइगर ने कुछ देर सोचने की बात कहा। नो बीस्ट में क्वीन के साथ हर पल था। हाँ, बस जब ढाबे पर बस रुकी थी तो थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी और फिर। ये कहते हुए उसने ढाबे से लेकर मनाली तक के बारे में अब्रम को सब बता दिया। उसकी पूरी बात सुनकर अब्रम को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए टाइगर को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू टाइगर, तुम सो कैसे सकते हो? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो टाइगर? टाइगर उसका गुस्सा देखकर घबरा गया। वो बिना कुछ बोले चुपचाप उसके सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। अब्रम ने उसके पास जाते हुए गुस्से में कहा, एक बार मुझे टर्टल मिल जाए फिर तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर जानता था कि उससे गलती हुई है और वो भी सजा के लिए तैयार था। अब्रम के कहने पर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अब्रम रूम की बालकनी में आया और वहां से ढलती रात को देखने लगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को बालकनी की ग्रिल पर कस दिया और अपनी आंखें बंद कर खुद से कहा, टर्टल कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ गया। तुम मुझसे गुस्सा थी न, तुम्हारी नाराजगी दूर करने ही तो आया हूँ और अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम खुद यहाँ से गायब हो। कहाँ हो टर्टल, प्लीज मुझे आवाज दो। दूसरी तरफ जिस वैन में नियति को ले जाया जा रहा था वो वैन जंगल के पास सुनसान रास्ते पर रुकी हुई थी। नियति वैन के अंदर बेहोश पड़ी थी, वही वो सारे आदमी वैन के बाहर खड़े थे। तभी उनके लीडर ने वैन के टायर पर एक लात मारते हुए कहा, साला अब ये नाकाबंदी क्यों कर दी पुलिस ने? कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस ने नाकाबंदी इस लड़की के लिए की हो और पुलिस इस लड़की को ढूंढ रही हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनसे पहले ही कहा था पुलिस का चक्कर अपन को नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर उसके आदमी ने कहा, जब इस लड़की को किडनैप करने का कांटेक्ट हमें मिला मैंने तभी कहा था जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी किए खड़ी है। उसके एक और आदमी ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उन सब की बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया और उसने थोड़ी देर सोचकर अपने चारों आदमियों से कहा, जब तक पुलिस की नाकाबंदी है अंडरग्राउंड हो जाओ और इस लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। जैसे ही सब क्लियर होता है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर तुम सब इसकी डिलीवरी कर देना। उद्धरण चिन्ह। उसके आदमियों ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और वो चारों आदमी अपने बॉस को वहीं छोड़ नियति को लेकर चले गए। वो सभी एक पुराने फार्म हाउस में आ गए थे। नियति अभी भी बेहोश थी, शायद ड्रग्स का असर उस पर अभी भी था। चारों आदमियों ने नियति को चेयर पर बैठा दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। वो सभी नियति के पास बैठ गए और दारू की बोतल खोलकर ड्रिंक करने लगे। वो सभी ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। उनकी हंसी की आवाज नियति के कानों में भी जा रही थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। नियति ने धीरे से अपनी भारी पलकों को खोला और अपनी धुंधली आंखों से देखा तो उसकी आंखों के सामने चार आदमी बोनफायर के पास घेरा बनाकर बैठे शराब पी रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और तभी उसे याद आने लगा। उसने अपनी आंखें भींचते हुए माथे पर सिलवटे लाते हुए कहा, हम तो होटल में थे कि हम कहाँ आ गए? ये कहते हुए वो सोचने लगी। कुछ घंटे पहले नियति वॉशरूम से निकल कर जा ही रही थी कि तभी एक आदमी उसके सामने आ गया। अचानक उस आदमी के सामने आ जाने से वो चौंक गई और 2 कदम पीछे हट गई। ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? नियति ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए कहा। वही उस आदमी ने नियति को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं कौन हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ा नियति उसे पास आते देखकर पीछे हटने लगी, पर तभी वो किसी से टकरा गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे भी एक आदमी खड़ा था। उसने हैरानी से उन्हें देखा और सामने खड़े आदमी को जोर से धक्का दिया। वो उसे धक्का देकर भागने लगी, पर तभी उसके पीछे खड़े आदमी ने नियति को धक्का दिया तो वो मुंह के बल फ्लो पर गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई थी। फिर भी वो जैसे तैसे उठने लगी, पर उतने में ही 2 और आदमी वहां आ गए और एक आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया। नियति ने उसे अपने पैर से ही मारा और उठकर भागने लगी। तभी एक दूसरे आदमी ने उसके मुंह थप्पड़ मार दिया। नियति उसके मर्दाना हाथ को झेल नहीं पाई और थप्पड़ लगते ही वो दीवार से टकरा गई। उसका सिर दीवार पर जोर से लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। थप्पड़ की वजह से उसके होठों से भी खून निकल रहा था। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसे सब घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसके सामने खड़े चारों आदमी उसे हिलते हुए नजर आ रहा थे। नियति उन्हें देखते हुए लड़खड़ाती जबान में बोली, को कौन हो तुम सब? उन लोगों ने नियति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक आदमी ने आगे बढ़कर नियति की गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही वो बेहोश हो गई। प्रेजेंट टाइम। सब याद आते ही नियति उन्हें गुस्से में घूर रही थी। तभी उसकी तेज आवाज वहां गूंजी, मुझे इंजेक्शन किसने लगाया?